विशाल और अंधकारमय हवेली के दरवाजे भारी आवाज के साथ खुले और मीरा ने कांपते कदमों से अंदर प्रवेश किया। उसकी साधारण लाल शादी की पोशाक इस ठंडे और निर्दयी माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। चारों तरफ फैले महंगे झूमर और प्राचीन कलाकृतियां हवेली की भयावहता को कम नहीं कर पा रही थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह कोई परियों की कहानी वाला विवाह नहीं, बल्कि एक क्रूर व्यापारिक सौदा है। उसके परिवार पर चढ़े भारी कर्ज ने उसे इस भयानक समझौते के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। सामने वाले विशाल कमरे में हवेली के मालिक और उस अचेत पड़े सीईओ के चालाक चाचा विक्रम सिंह खड़े थे। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जो उनकी बुरी नीयत को साफ दर्शा रही थी। उनके साथ खड़ी उनकी पत्नी भी मीरा को एक कीड़े की तरह घृणा भरी नजरों से देख रही थी। उन दोनों को लगता था कि यह गरीब लड़की उनके रास्ते का कोई बड़ा रोड़ा नहीं बन पाएगी। वे आर्यन की अपार संपत्ति को हड़पने के लिए इस नाटक को बहुत ही सावधानी से अंजाम दे रहे थे। विक्रम ने अपनी शराब की गिलास को मेज पर रखते हुए बहुत ही कड़क और ठंडी आवाज में कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ इस घर में एक मूर्ति की तरह रहना है। तुम आर्यन की पत्नी केवल नाम के लिए हो और तुम्हें हमारे किसी भी मामले में दखल देने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे परिवार का वह कर्ज तुम्हें और तुम्हारे पिता को सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। मीरा ने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया ताकि उसके हाथ कांपते हुए दिखाई न दें, और उसने अपनी नजरें विक्रम की आंखों में सीधी मिलाईं। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि मैं यहां अपने परिवार की खातिर आई हूं और मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूं। आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वह किसी भी चीज से नहीं डरता। उसकी यह निडरता देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए। विक्रम की पत्नी ने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया और एक नौकरानी को इशारा किया कि वह इस नई दुल्हन को ऊपर वाले कमरे में ले जाए। वह कमरा पूरे घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित और बिल्कुल अलग रखा गया था, जहां आर्यन पिछले 6 महीनों से एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सीढ़ियां चढ़ते समय मीरा के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि वह उस आदमी का सामना करने जा रही थी जो अब कानूनी तौर पर उसका पति बनने वाला था। यह सफर बहुत ही लंबा लग रहा था। कमरे का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुला और अंदर मशीनों की लगातार बीप करने वाली धीमी आवाजें गूंज रही थीं। कमरे के बीचों बीच रखे एक बड़े और आरामदायक बिस्तर पर आर्यन लेटा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की तेज और प्रभावशाली बनावट किसी भी देखने वाले को आकर्षित कर सकती थी। कई सारी जीवन रक्षक ट्यूब और तारें उसके शरीर से जुड़ी हुई थीं, जो उसे इस दुनिया से बांधे रखने का एकमात्र सहारा बनी हुई थी। मीरा उसे देखकर थोड़ा सहम गई। वह धीरे से उसके बिस्तर के पास गई और एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने पास से आर्यन की शांत और स्थिर सांसों को महसूस किया, जो उसे यह बता रही थी कि वह इंसान अभी भी जीवित है। शहर का सबसे ताकतवर और क्रूर माने जाने वाला सीईओ आज अपनी जिंदगी के लिए इन मशीनों का मोहताज बना हुआ था। मीरा ने मन ही मन सोचा कि समय कितना बलवान होता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में राजा से रंक बना सकता है। कमरे में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और परिवार का वकील अपने हाथ में कुछ जरूरी कानूनी दस्तावेज लेकर अंदर दाखिल हुआ। वकील के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और उसने बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे वे कागजात मीरा के सामने मेज पर रख दिए। उसने एक कलम भी निकाली और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा कि आपको इन दस्तावेजों पर तुरंत हस्ताक्षर करने होंगे ताकि विवाह की यह कानूनी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। विक्रम ने बाहर से सारी व्यवस्था कर रखी थी। मीरा ने उन दस्तावेजों को बहुत ही ध्यान से देखा,
जिनमें उसकी पूरी आजादी को छीनने की सभी शर्तें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी गई थीं। वह जानती थी कि इन पर हस्ताक्षर करने का मतलब खुद को एक सुनहरे पिंजरे में हमेशा के लिए कैद करना होगा। लेकिन अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। उसने एक लंबी सांस ली और कांपते हाथों से कलम पकड़कर उन सभी पन्नों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वकील ने तुरंत सभी दस्तावेजों को इकट्ठा किया और अपने मोबाइल फोन पर किसी को एक संदेश भेजा ताकि बाहर खड़े लोगों को सूचित किया जा सके। बस कुछ ही मिनटों के अंदर हवेली के बाहर खड़े कई सारे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को यह आधिकारिक सूचना दे दी गई कि आर्यन और मीरा की शादी पूरी हो चुकी है। विक्रम ने जानबूझकर यह खबर पूरी दुनिया में फैला दी ताकि कंपनी के शेयरों को गिरने से रोका जा सके और वह अपना नियंत्रण बना सके। यह एक सोची समझी बहुत बड़ी चाल थी। वकील के जाने के बाद कमरे में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया जो केवल उन मशीनों की आवाज से टूट रहा था। मीरा ने थकावट से एक गहरी सांस छोड़ी और बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर जाकर बैठ गई। उसने अनजाने में ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन के ठंडे पड़ चुके हाथ को अपने हाथों में बहुत ही नरमी से पकड़ लिया। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद यह दो दुखी और मजबूर लोगों के बीच का एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में बात करना शुरू किया और कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो या नहीं, लेकिन हम दोनों ही इस क्रूर खेल में दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए गए मोहरे मात्र हैं। विक्रम और उसके साथी तुम्हारी पूरी मेहनत की कमाई को छीनने का इंतजार कर रहे हैं और मुझे तुम्हारी रखवाली के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। अगर तुम सच में अपनी कंपनी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस गहरी नींद से बाहर आना ही होगा। जैसे ही मीरा ने अपने ये शब्द पूरे किए, उसे अचानक अपने हाथों में एक बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने चौंक कर देखा कि आर्यन की तर्जनी उंगली उसके हाथ की हथेली के अंदर बहुत ही हल्के से कांपी थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका कोई वहम है या वह थकान के कारण ऐसा महसूस कर रही है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड बाद वह उंगली दोबारा से हिली और इस बार यह हरकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट महसूस हो रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। मीरा अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर बैठ गई और उसकी नजरें आर्यन के शांत चेहरे पर पूरी तरह से टिक गईं। मशीन की जो स्क्रीन अभी तक बिल्कुल सीधी रेखाएं दिखा रही थी, उसमें अचानक से हलचल शुरू हो गई और दिल की धड़कन का ग्राफ तेजी से बदलने लगा। आर्यन की बंद आंखों की पलकें धीरे से फड़फड़ाईं और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक ऐसी तेज और खतरनाक चमक थी जो सीधे मीरा की रूह तक उतर रही थी। कमरे की हवा अचानक से बहुत भारी महसूस होने लगी और मीरा को ऐसा लगा जैसे उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। आर्यन ने बिना कुछ बोले अपनी नजरें घुमाईं और कमरे के हर एक हिस्से का बहुत ही बारीकी से मुआयना किया। उसकी तेज नजरें अंत में मीरा के डरे हुए चेहरे पर आकर रुक गईं और उसने अपने होठों को हल्का सा हिलाया। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इंसान पिछले 6 महीनों से एक गंभीर कोमा में पड़ा हुआ था। उसने ऑक्सीजन मास्क को हटाने की कोशिश की तो मीरा ने घबराकर उसके हाथ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आर्यन ने एक ही झटके में उस मास्क को अपने चेहरे से हटा दिया और गहरी सांस लेते हुए मीरा की तरफ देखा। उसकी आवाज सूखी लेकिन बहुत ही ठंडी और गंभीर थी। जब उसने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में लाल जोड़े में क्या कर रही हो, मीरा के लिए इस स्थिति को समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मीरा ने जल्दी से पीछे हटते हुए खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर अपने डर पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तुम्हारी नई पत्नी मीरा हूं और कुछ मिनट पहले ही हमारी शादी हुई है। विक्रम सिंह ने मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया
ताकि वह तुम्हारी सारी संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले सके। आर्यन के चेहरे पर यह सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश की और मीरा ने तुरंत आगे बढ़कर उसके पीछे कुछ तकिए लगा दिए ताकि उसे सहारा मिल सके। वह अब भी बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक से यह साफ पता चल रहा था कि उसका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा कि मेरे चाचा को लगता है कि वह इस खेल में जीत गए हैं, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ है। आर्यन ने बहुत ही तीखी नजरों से मीरा को घूरते हुए कहा कि अगर तुम विक्रम की जासूस हो तो तुम्हारा यह फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। उसने साफ कर दिया कि जो कोई भी उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा वह उसे पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। मीरा ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी की मालिक हूं और मुझे किसी का मोहरा बनने का कोई शौक नहीं है। वह अब किसी से नहीं डरने वाली थी। कमरे में कुछ पल के लिए एक खामोशी छा गई और आर्यन मीरा के शब्दों की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसने एक बहुत ही धीमी और खतरनाक मुस्कान के साथ कहा कि अगर तुम सच बोल रही हो तो हमारे पास एक साथ मिलकर काम करने का एक बहुत अच्छा मौका है। उसने मीरा के सामने एक शर्त रखी कि वह बाहर दुनिया के सामने उसकी बेवकूफ पत्नी होने का नाटक जारी रखेगी और वह उसे उसके परिवार के कर्ज से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। मीरा ने इस प्रस्ताव पर कुछ सेकंड के लिए गहराई से विचार किया और स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह से समझ लिया। वह जानती थी कि आर्यन जैसा ताकतवर व्यक्ति अपने वादों का पक्का होता है और यही उसकी सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान हो सकता है। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए आर्यन की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह इस खेल में पूरी तरह से उसका साथ देने के लिए तैयार है। यह एक खतरनाक समझौता था, लेकिन उसे हर हाल में इसे निभाना ही था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि इस छोटी सी बातचीत ने ही उसकी बची हुई सारी ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मीरा को निर्देश दिया कि वह दरवाजा खोलकर जोर से रोना शुरू कर दे, ताकि बाहर वालों को ऐसा लगे कि वह सदमे में है। विक्रम को यह बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि उसका सोया हुआ शेर अब पूरी तरह से जाग चुका है। मीरा ने उसकी योजना को समझकर तुरंत हामी भर दी और आगे बढ़ी। उसने जल्दी से अपनी आंखों में आंसू ला दिए और अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल एक डरी हुई लड़की की तरह बना लिया। उसने बहुत ही जोर से रोते हुए कमरे का दरवाजा खोला और बाहर खड़ी नौकरानियों के सामने जाकर जमीन पर बैठ गई। उसका यह नाटक इतना ज्यादा असली लग रहा था कि किसी को भी इस बात पर जरा सा भी शक नहीं हुआ कि अंदर क्या हुआ है। विक्रम के आदमी जो बाहर पहरा दे रहे थे, उन्होंने संतुष्टि के साथ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। कमरे के अंदर आर्यन ने अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में सारी योजनाओं को बहुत ही तेजी से बनाना शुरू कर दिया था। यह हवेली, जो इतने महीनों से उसकी कब्र बनने वाली थी, अब उसके दुश्मनों के लिए ही एक बहुत बड़ा मौत का जाल बनने जा रही थी। उसे बस सही समय का इंतजार था, जब वह विक्रम और उसके सभी लालची साथियों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। मीरा का इस हवेली में आना उसके लिए एक नई और बहुत ही मजबूत शुरुआत का प्रतीक बन गया था। मीरा के जोरदार रोने की आवाज सुनकर हवेली के गलियारों में सन्नाटा छा गया और नौकरानियां तुरंत दौड़कर उसके पास जमा हो गईं। उसने अपने चेहरे को हाथों से छिपा रखा था और उसके कंधे लगातार झटके खा रहे थे, जैसे वह बहुत गहरे सदमे में हो। विक्रम के एक वफादार गार्ड ने दूर से इस नजारे को देखा और तुरंत अपने फोन पर किसी को इस बात की सूचना देने लगा। उसे लगा कि यह नई नवेली दुल्हन अपने अपाहिज पति की भयानक हालत देखकर पूरी तरह से टूट चुकी है और अब कोई खतरा नहीं है। नीचे बड़े हॉल में बैठे विक्रम सिंह के चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और विजयी मुस्कान फैल गई जब उसे यह खबर मिली। उसने अपनी महंगी शराब का आखिरी घूंट गले के नीचे उतारा
और अपनी पत्नी की तरफ देखकर बहुत ही गर्व से अपना सिर हिलाया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसने आर्यन की संपत्ति को हड़पने के लिए जो बिसात बिछाई थी वह बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह डरी हुई और बेबस लड़की उनके किसी भी बड़े और खतरनाक मंसूबे में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर पाएगी। कुछ देर बाद मीरा ने अपने आंसुओं को पोंछने का नाटक किया और भारी कदमों से वापस उसी अंधेरे कमरे के अंदर प्रवेश किया। उसने बहुत ही सावधानी से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि बाहर से कोई भी उनकी बातें न सुन सके। कमरे का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण महसूस हो रहा था, क्योंकि बिस्तर पर लेटा हुआ शख्स अब कोई जिंदा लाश नहीं था। आर्यन अपनी आंखें आधी खोले हुए मीरा की हर एक हरकत को बहुत ही गहरी और तीखी नजरों से परख रहा था। आर्यन के दिमाग में विचारों का एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था और वह मीरा की वफादारी को तौलने की कोशिश कर रहा था। पिछले 6 महीनों के कोमा के दौरान भले ही उसका शरीर बेजान था, लेकिन उसका दिमाग आसपास की आवाजों को सुन और समझ सकता था। उसे विक्रम की हर एक गंदी साजिश और कंपनी को बर्बाद करने के सभी खतरनाक इरादों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता था। उसे अब बस एक ऐसे मोहरे की जरूरत थी जो उसे बाहर की दुनिया से जोड़ सके, और मीरा बिल्कुल सही थी। मीरा ने आर्यन के बिस्तर के पास आकर एक लंबी गहरी सांस ली और अपने चेहरे से उस बेचारी लड़की वाले सभी भाव हटा दिए। उसने बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज में कहा कि बाहर के लोगों को हमारी इस मनगढ़ंत कहानी पर पूरी तरह से यकीन हो गया है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, जो अब डर से नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत और अजीब से दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। वह इस लड़की की इस अचानक बदलती हुई हिम्मत और सूझबूझ को देखकर मन ही मन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। आर्यन ने बहुत ही धीमी और खुरदरी आवाज में जवाब दिया कि तुमने बाहर जो भी नाटक किया वह सच में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ था, लेकिन यह सिर्फ हमारे इस लंबे और खतरनाक खेल की एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है जो हमें मिलकर आगे भी खेलनी होगी। विक्रम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वह सिर्फ तुम्हारे रोने भर से तुम पर पूरी तरह से अपना विश्वास कर लेगा और तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें हर कदम पर बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि हवेली का हर नौकर और गार्ड विक्रम का ही जासूस है। मीरा ने आर्यन की बात को बहुत ही ध्यान से सुना और स्थिति की सारी गंभीरता को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लिया। उसने आर्यन की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि यह जगह मेरे लिए किसी भी खतरनाक सांपों के बिल से कम नहीं है, लेकिन मेरे पिता की जान बचाने के लिए मुझे इन जहरीले सांपों से खेलना ही पड़ेगा और मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगी। आप मुझे बस इतना बताइए कि मुझे आगे क्या करना है और हमारी इस पूरी योजना का अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसकी छाती में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इस दर्द को बिल्कुल भी नहीं आने दिया। उसने मीरा को समझाते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक तुम्हें विक्रम और उसकी चालाक पत्नी के सामने एक बहुत ही दब्बू और आज्ञाकारी बहू बनने का नाटक करना है। तुम्हें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि तुम सिर्फ एक लालची और कमजोर लड़की हो जिसे सिर्फ अपने सुख से मतलब है। इससे उनका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाएगा और मुझे अपनी शारीरिक ताकत वापस पाने का पूरा समय मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें इस पूरी हवेली के अंदर होने वाली हर एक छोटी से छोटी घटना पर अपनी बहुत ही पैनी नजर रखनी होगी। विक्रम किन लोगों से मिलने के लिए बाहर जाता है और हवेली में कौन कौन से नए और अजनबी लोग आते हैं, यह सब जानना बहुत जरूरी है। उसके ऑफिस के कमरे और उसकी तिजोरी के आसपास सुरक्षा के क्या इंतजाम है, यह भी तुम्हें अपनी चालाकी से बिना किसी को शक हुए पता लगाना है। यह सभी जानकारियां हमारे दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म करने में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होंगी। मीरा ने आर्यन के इन सभी निर्देशों को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उसके सामने रखा। उसने पूछा
कि अगर उन लोगों ने कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर लेने की कोशिश की तो मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी कानूनी पत्नी हूं और विक्रम इस बात का पूरा फायदा उठाकर मुझसे कंपनी के सारे अधिकार अपने नाम करवाने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। आर्यन के होठों पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान तैर गई और उसने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा उसे बताया। आर्यन ने बहुत ही तीखे स्वर में कहा कि तुम्हें उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करना है, बल्कि तुम्हें उन्हें उलझाना है। जब भी वह तुम्हारे पास कोई भी कागजात लेकर आए तो तुम अपनी बेवकूफी का नाटक करते हुए उनमें कुछ ना मिलेक भारत कराए, कुछ गलतियां निकाल देना। कभी कहना कि तुम्हें अंग्रेजी के भारी शब्द समझ नहीं आ रहे हैं और कभी कहना कि तुम्हें हस्ताक्षर करने से पहले कुछ समय चाहिए। इस तरह से तुम उन्हें बिना शक के उलझा कर रखोगी और हमारा वह कीमती समय भी बहुत आसानी से बच जाएगा। मीरा को आर्यन की यह योजना बहुत ही ज्यादा सटीक और सुरक्षित लगी और उसने हामी भरते हुए अपना सिर धीरे से हिला दिया। उसने आर्यन को याद दिलाते हुए कहा कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, लेकिन आपको भी हमारे बीच हुआ वह अहम सौदा हमेशा याद रखना होगा। जैसे ही यह सारा खेल खत्म होगा और आप अपनी पूरी ताकत वापस पा लेंगे तो आपको मेरे पिता का सारा कर्ज बिना किसी शर्त के चुकाना होगा और मुझे इस झूठे रिश्ते से पूरी तरह आजाद करके हमेशा के लिए दूर जाने देना होगा। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब भाव आए जिन्हें मीरा बिल्कुल भी नहीं समझ पाई और फिर वह भाव गायब हो गए। उसने सख्त और दृढ़ आवाज में मीरा को वचन देते हुए कहा कि आर्यन सिंघानिया अपनी जुबान का बहुत पक्का इंसान है और वह अपना हर वादा निभाएगा। तुम्हारे पिता की जान को कोई खतरा नहीं होगा और विक्रम का साया भी तुम्हारे परिवार के आसपास कभी नहीं भटक पाएगा, यह मेरी गारंटी है। इस हवेली के बाहर तुम्हारी एक बिल्कुल नई और आजाद जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी पहले जैसी डरावनी और घुटन भरी नहीं लग रही थी। दो अजनबी जो कुछ घंटे पहले तक एक दूसरे के लिए अनजान थे, अब एक खतरनाक और गुप्त मिशन के साथी बन चुके थे। उन दोनों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी और अब उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बाहर की दुनिया के लिए वे सिर्फ शिकारी और शिकार थे, लेकिन असल में वे दोनों मिलकर एक बड़ा जाल बुन रहे थे। आर्यन का शरीर अभी भी बहुत कमजोर था और इतनी देर तक बात करने की वजह से उसकी सांसें काफी तेजी से चलने लगी थीं। मीरा ने तुरंत इस बात को भांप लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसके चेहरे पर वह ऑक्सीजन मास्क दोबारा बहुत ही सावधानी से लगा दिया। उसने मशीन के कुछ तारों को भी ठीक किया ताकि कोई भी अलार्म न बजे और बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर आने का मौका न मिले। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दवाइयों के गहरे असर के कारण वह फिर से गहरी नींद में जाने लगा। मीरा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई और उसकी नजरें आर्यन के शांत चेहरे पर बहुत गहराई से टिक गईं। वह जानती थी कि आज रात उसके लिए सोने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उसे इस कमरे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठानी है। हवेली के बाहर रात का अंधकार गहराता जा रहा था और ठंडी हवाओं के चलने की भयानक आवाजें खिड़कियों से टकराकर अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। लेकिन मीरा के अंदर का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक नई हिम्मत ने ले ली थी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली में चहल पहल शुरू हो गई और नौकर अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत तेजी से लग गए। मीरा ने अपनी लाल शादी की पोशाक उतारकर एक बहुत ही साधारण सी साड़ी पहन ली ताकि वह विक्रम की नजरों में एक सीधी सादी लड़की ही दिखे। उसने अपने चेहरे को पानी से धोया और आईने में देखकर अपने आप को आने वाले इस मुश्किल दिन के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार किया। उसे आज से ही अपने उस खतरनाक और जोखिम भरे नाटक की असली शुरुआत करनी थी। दरवाजा खोलकर जब मीरा बाहर निकली तो उसने देखा कि विक्रम की पत्नी देविका बहुत ही घमंड से भरी हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। देविका की नजरें मीरा पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत
और तिरस्कार की भावना साफ झलकने लगी। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और ताने भरे स्वर में कहा कि मुझे लगा था कि तुम पूरी रात रोते हुए गुजार दोगी। मीरा ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका लीं और डरी हुई आवाज में कहा कि मैं तो बस अपनी किस्मत को ही कोस रही हूं। देविका ने बहुत जोर से हंसते हुए कहा कि तुम्हारी किस्मत में अब इस शानदार हवेली की दीवारों को घूरने के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है। तुम्हें अपने उस अपाहिज पति की सेवा करनी है और चुपचाप वही करना है जो हम तुम्हें करने के लिए आदेश देंगे। अगर तुमने हमारे खिलाफ जाकर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा वह बूढ़ा बाप अस्पताल के बिस्तर पर तड़प कर अपनी जान दे देगा। देविका के ये तीखे और जहरीले शब्द मीरा के दिल में सीधे किसी तेज चाकू की तरह जाकर चुभ रहे थे। मीरा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए देविका के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने का नाटक किया। उसने कहा कि आप लोग मुझे जो भी काम कहेंगे मैं वह सब कुछ बिना कोई सवाल किए पूरी ईमानदारी के साथ करने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग मेरे बीमार पिता को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि इस दुनिया में उनके अलावा मेरा और कोई भी अपना सगा नहीं है। देविका को मीरा की यह बेबस हालत देखकर बहुत सुकून मिला और वह अपनी जीत पर बुरी तरह इतराने लगी। नाश्ते की बड़ी सी मेज पर विक्रम बहुत ही शाही अंदाज में बैठा हुआ था और कुछ बहुत जरूरी कागजातों की गहराई से जांच कर रहा था। मीरा को देखकर उसने एक ठंडी और खतरनाक नजर उस पर डाली और उसे अपने पास वाली खाली कुर्सी पर बैठने का सीधा इशारा किया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा कि मैंने आर्यन के सभी बैंक खातों और उसकी कंपनी के सभी बड़े शेयर्स को अपने नाम पर ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली है। तुम्हें बस इन सभी जरूरी कागजातों पर पत्नी होने के नाते अपने हस्ताक्षर करने होंगे। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसे आर्यन की चालाक योजना अच्छी तरह से याद थी जो उन्होंने रात में बनाई थी। उसने उन सभी कागजातों को अपने कांपते हुए हाथों में लिया और उन्हें इस तरह देखने लगी जैसे उसे उनमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। उसने घबराई हुई आवाज में विक्रम से कहा कि मुझे इन सब बड़े और भारी कानूनी शब्दों का बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं इन पर हस्ताक्षर करने से पहले इन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ सकती हूं? विक्रम को मीरा की इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मेज पर जोर से अपना हाथ मारते हुए उसे बुरी तरह डांटा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें इन कागजातों को पढ़ने या समझने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक अनपढ़ और जाहिल लड़की हो। तुम्हें बस यहां नीचे दी गई जगह पर अपना नाम लिखना है और बाकी का सारा जरूरी काम मेरे होशियार वकील अपने आप संभाल लेंगे। विक्रम की यह तेज आवाज पूरे हॉल में बहुत भयानक तरीके से गूंज रही थी, जिससे वहां खड़े नौकर बुरी तरह डर गए। मीरा ने रोने का नाटक करते हुए कलम को जानबूझकर अपने हाथ से नीचे फर्श पर गिरा दिया और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वह बोली कि मुझे कल रात से चक्कर आ रहे हैं और मेरी आंखों के सामने अचानक बहुत ज्यादा अंधेरा छा रहा है। मैं अभी कुछ भी देखने या समझने की हालत में बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए कृपया मुझे थोड़ा सा आराम करने का समय दे दीजिए। मैं शाम तक हस्ताक्षर कर दूंगी। विक्रम ने गुस्से में आकर अपने दांत पीसे, लेकिन उसे लगा कि यह सच में बीमार हो गई है। विक्रम ने बहुत चिढ़ते हुए अपने वकील को वह सभी कागजात वापस अपनी फाइल में सुरक्षित रखने का कड़क आदेश दे दिया और मीरा की तरफ घूमा। उसने धमकी भरे स्वर में कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ आज शाम तक का समय दे रहा हूं और उसके बाद मैं तुम्हारा कोई नाटक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने शाम को इन सभी जरूरी कागजातों पर बिना किसी नखरे के अपने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं तुम्हारे पिता का इलाज तुरंत रुकवा दूंगा। मीरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वहां से सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में वापस आकर मीरा ने राहत की एक लंबी सांस ली और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटे हुए आर्यन ने आंखें खोलीं और मीरा के चेहरे पर आई जीत की मुस्कान को देखकर वह सब आसानी से समझ गया। मीरा ने उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा कि हमने
आज का दिन तो बहुत आसानी से निकाल लिया है और विक्रम को हम पर कोई शक नहीं हुआ है। आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि यह तो बस हमारी एक छोटी जीत है, असली जंग तो अभी बाकी है। शाम का धुंधलका हवेली के चारों ओर बहुत तेजी से गहराने लगा था और विक्रम के दिमाग में शक का एक बड़ा कीड़ा रेंग रहा था। उसे मीरा की अचानक आई बीमारी और घबराहट पर पूरी तरह से संदेह होने लगा था, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी पत्नी देविका को अपने पास बुलाया और उसे अपनी एक नई और बेहद खतरनाक योजना के बारे में बताना शुरू कर दिया। वे दोनों मिलकर आर्यन की शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे थे। विक्रम ने एक बहुत ही शातिर डॉक्टर को पैसे देकर हवेली में बुलाया था, जिसका मुख्य काम आर्यन की नसों में एक ऐसा खतरनाक रसायन डालना था जो उसकी बची हुई जान को भी निकाल सके। यह रसायन किसी भी तरह की मेडिकल जांच में कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता था और मौत बिल्कुल प्राकृतिक लगती। देविका ने बहुत ही कुटिल मुस्कान के साथ इस खौफनाक योजना पर अपनी सहमति जता दी, क्योंकि उसे उस कमरे में पड़ी हुई वह अपाहिज लाश अब एक बहुत बड़ा बोझ लगने लगी थी, जिसे वह जल्द खत्म करना चाहती थी। कमरे के अंदर मीरा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के भयानक अंधेरे को गहरी सोच में डूबकर देख रही थी। अचानक उसकी तेज नजरें हवेली के मुख्य दरवाजे पर रुक गईं, जहां से एक अजनबी आदमी काले रंग का भारी बैग लेकर अंदर आ रहा था। उसके हाव भाव और चलने का तरीका किसी असली और पेशेवर डॉक्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जिससे मीरा के मन में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। उसने पीछे मुड़कर आर्यन की तरफ देखा, जो उस समय अपनी आंखें बंद किए गहरी नींद का बहुत अच्छा नाटक कर रहा था। मीरा ने बहुत ही जल्दी से आर्यन के पास जाकर उसके कान में धीमी लेकिन बेहद तनावपूर्ण आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि कोई अजनबी आदमी मेडिकल बैग के साथ हमारे कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ रहा है। आर्यन ने बिना अपनी आंखें खोले एक गहरी और ठंडी सांस ली और अपने चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, ताकि वह एक निर्जीव शरीर की तरह दिखाई दे सके। उसने मीरा को अपनी उंगलियों के बहुत ही हल्के इशारे से शांत रहने और आने वाले खतरे का डटकर सामना करने का स्पष्ट संकेत दे दिया। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी दस्तक के बहुत ही अचानक और जोर से खुला, जिससे मीरा जानबूझकर डरने का नाटक करते हुए पीछे हट गई। विक्रम और वह नकली डॉक्टर एक साथ कमरे में दाखिल हुए और उनकी नजरें सीधे बिस्तर पर पड़े हुए आर्यन पर जाकर टिक गईं। विक्रम ने अपनी नकली चिंता दिखाते हुए भारी आवाज में कहा कि यह शहर का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, जो हमारे प्यारे आर्यन के स्वास्थ्य की बहुत ही गहराई से जांच करेगा। मीरा को उस झूठे इंसान की इस सफेद झूठ से बहुत घिन आ रही थी। डॉक्टर ने अपने काले बैग से एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक दिखने वाली सुई निकाली, जिसमें एक हल्का पीला तरल पदार्थ भरा हुआ था। वह बहुत ही धीमी और चालाक चाल के साथ आर्यन के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा, ताकि उसके ड्रिप में वह जहरीला तरल मिला सके। मीरा समझ गई कि अगर वह सुई आर्यन के शरीर तक पहुंच गई तो उनका सारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और जानबूझकर पास रखी पानी की कांच की बोतल को बहुत जोर से फर्श पर गिराकर चकनाचूर कर दिया। बोतल के टूटने की भयानक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और कांच के अनगिनत टुकड़े फर्श पर चारों तरफ खतरनाक तरीके से बिखर गए। डॉक्टर, जो अचानक हुई इस घटना के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वह पूरी तरह घबराकर पीछे की तरफ कूद पड़ा। विक्रम ने बेहद गुस्से से मीरा की तरफ घूरा और चिल्लाते हुए कहा कि तुम इतनी ज्यादा लापरवाह और बेवकूफ कैसे हो सकती हो। मीरा ने अपनी दोनों आंखों में मगरमच्छ के आंसू भर लिए और जोर जोर से रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे बार बार माफी मांगने लगी। वह कांच के टुकड़ों को अपने हाथों से उठाने का नाटक करने लगी और जानबूझकर एक बहुत ही नुकीला टुकड़ा अपने हाथ में जोर से चुभा लिया। उसके हाथ से लाल खून की धार तेजी से बहने लगी, जिसे देखकर कमरे में और भी ज्यादा हंगामा मच गया।
विक्रम उस खून को देखकर थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि उसे इस तरह का कोई भी फालतू ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने डॉक्टर को इशारा किया कि वह पहले इस पागल लड़की के बहते खून को साफ करे, ताकि हवेली के महंगे कालीन पर कोई लाल दाग न लग सके। डॉक्टर ने बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए अपनी उस खतरनाक सुई को वापस अपने काले बैग में छिपा लिया और मीरा के हाथ पर पट्टी बांधने लगा। मीरा का यह दर्द भरा नाटक इतना ज्यादा वास्तविक और लंबा था कि विक्रम का भी सारा धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। उसने गुस्से में अपना पैर फर्श पर पटका और कहा कि हम कल दोबारा आएंगे जब यह मूर्ख लड़की यहां मौजूद नहीं होगी। वह डॉक्टर को लेकर कमरे से तुरंत बाहर निकल गया और जाते जाते दरवाजे को बहुत ही ज्यादा जोर से बंद कर दिया। उनके जाने के कुछ सेकंड बाद ही आर्यन ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल लीं और मीरा की तरफ बहुत ही ज्यादा प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने अपनी धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि तुम्हारा यह दर्द सहने वाला तरीका सच में बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा लेकिन असरदार था। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना आज एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है और साबित कर दिया है कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। अब हमें अपने अगले बड़े और खतरनाक कदम के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। आर्यन ने बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ उठाकर कमरे की सबसे बड़ी अलमारी के पीछे वाली भारी लकड़ी की दीवार की तरफ इशारा किया। उसने मीरा को बहुत ही धीमी आवाज में बताया कि उस लकड़ी के पैनल के पीछे मेरा एक बहुत ही ज्यादा गुप्त और सुरक्षित लॉकर छिपा हुआ है। उस लॉकर में मेरे पिता के समय के कुछ बहुत ही पुराने और बेहद अहम दस्तावेज रखे हुए हैं, जो मेरी कंपनी की बुनियाद को सुरक्षित रखते हैं। विक्रम को उस गुप्त जगह के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। मीरा तुरंत बिना कोई समय बर्बाद किए उस बड़ी अलमारी के पास गई और आर्यन के बताए गए सटीक तरीके से उस लकड़ी के पैनल को दबाया। एक बहुत ही धीमी और हल्की सी आवाज के साथ वह पैनल खिसक गया और उसके पीछे एक मजबूत धातु का काला लॉकर पूरी तरह से दिखाई देने लगा। आर्यन ने उसे अपनी जन्मतिथि और अपनी मां के नाम का एक बहुत ही जटिल पासवर्ड बताया, जिसे डालते ही वह भारी लॉकर आसानी से खुल गया। अंदर कई सारी लाल फाइलें और एक पुराना चमड़े का फोल्डर मौजूद था। उस चमड़े के फोल्डर को सावधानी से बाहर निकालते हुए मीरा ने उसे आर्यन के सामने बिस्तर पर बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख दिया। आर्यन ने अपनी नजरें उन फाइलों पर टिकाते हुए कहा कि इन फाइलों में कंपनी के उन सभी गुप्त खातों की पूरी जानकारी दर्ज है, जिनके जरिए विक्रम हेराफेरी करता है। मुझे अपनी उस जानलेवा कार दुर्घटना से ठीक एक दिन पहले ही इन फर्जी विदेशी खातों की इस भयंकर सच्चाई के बारे में पूरी तरह से पता चला था। विक्रम ने मुझे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए ही वह दुर्घटना करवाई थी। मीरा ने उन पुरानी फाइलों को खोलकर उनके अंदर लिखे हुए जटिल गणितीय आंकड़ों को बहुत ही ज्यादा ध्यान और एकाग्रता के साथ पढ़ना शुरू किया। वह गणित और वित्तीय मामलों में बहुत ज्यादा होशियार थी और उसे इन सब उलझे हुए हिसाब किताब को सुलझाने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगा। उसने अपनी उंगली एक बहुत बड़ी रकम पर रखी और आर्यन को बताया कि विक्रम ने कंपनी का सारा पैसा कई छोटी और फर्जी कंपनियों के जरिए विदेश भेजा है। यह सबूत उस दुष्ट इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी है। आर्यन की आंखों में उस भयानक सच्चाई को दोबारा देखकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार चमक तेजी से उभर आई, जो किसी को डरा सकती थी। उसने मीरा को आदेश दिया कि वह इन सभी कागजातों की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में पूरी तरह से सुरक्षित कर ले और फाइलों को वापस वहीं छिपा दे। कोई भी इंसान हमारे इस बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण रहस्य को किसी भी कीमत पर नहीं जान सकता, जब तक कि हम उन पर सीधा हमला न करें। मीरा ने तुरंत उसके आदेश का पालन करते हुए तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा जब अपने सबसे डरावने और गहरे मुकाम पर पहुंच गया, तो अचानक देविका दबे पांव एक बिल्ली की तरह उस कमरे में दोबारा घुस आई। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी, जिसमें एक पारदर्शी लेकिन बहुत ही जहरीला रसायन भरा हुआ था। वह जानती थी कि आज
का वह पहला और सीधा वार खाली चला गया है। इसीलिए अब वह खुद इस काम को बहुत ही शांति से पूरा करना चाहती थी। वह बिना कोई आवाज किए सीधा आर्यन के बिस्तर के पास लटक रहे उस ड्रिप की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ी। मीरा, जो फर्श पर लेटी हुई सोने का बहुत ही अच्छा नाटक कर रही थी, उसने देविका की उस खतरनाक परछाई को दीवार पर रेंगते हुए बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया था। उसकी नींद तो वैसे भी पूरी तरह से उड़ चुकी थी और वह इस तरह के किसी भी धोखे के लिए पहले से ही तैयार थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और देखा कि देविका उस जहरीली शीशी का ढक्कन खोलकर ड्रिप की बोतल में वह जानलेवा जहर मिलाने ही वाली है। मीरा का दिल बहुत जोरों से अपनी पूरी रफ्तार से धड़कने लगा। मीरा ने तुरंत एक बहुत ही चालाक योजना सोची और नींद में होने का दिखावा करते हुए जोर से करवट ली और अपना पैर पास रखी एक स्टील की कुर्सी पर बहुत जोर से मार दिया। कुर्सी फर्श पर घिसटती हुई बहुत ही भयानक और तेज आवाज के साथ दूर जाकर गिरी, जिससे देविका बुरी तरह से चौंक गई और उसके हाथ से वह जहरीली शीशी छूटकर नीचे कालीन पर गिर गई। जहर कालीन के मोटे धागों में पूरी तरह से समा गया और उसका वह खतरनाक काम अधूरा ही रह गया। देविका के चेहरे पर पसीना आ गया। मीरा ने अपनी आंखें मलते हुए बहुत ही नींद भरी आवाज में पूछा कि क्या वहां अंधेरे में कोई है और क्या कुछ टूट गया है। देविका ने अपने डर को बड़ी ही मुश्किल से छिपाया और अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहा कि मैं बस यह देखने आई थी कि तुम दोनों मर गए हो या अभी भी जिंदा हो। वह उस खाली शीशी को जल्दी से अपने पैरों से कालीन के नीचे खिसकाकर वहां से बहुत ही तेजी से बाहर निकल गई। मीरा ने राहत की एक बहुत ही लंबी सांस छोड़ी और उठकर बैठ गई। आर्यन ने बहुत ही खामोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मीरा के कांपते हुए हाथ को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लिया। उसने धीमी लेकिन अत्यंत कृतज्ञ आवाज में कहा कि तुमने आज एक ही दिन में मेरी जान को दूसरी बार बहुत ही बहादुरी से बचाया है। मैं तुम्हारा यह बहुत बड़ा एहसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा और इसका मोल जरूर चुकाऊंगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि यह सब कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह हमारे बीच हुए उस बड़े समझौते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्यन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा कि हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा नीच और खूंखार है, जो किसी भी हद तक जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ अपना बचाव ही न करें, बल्कि उन पर पलटकर एक बहुत ही जोरदार और जानलेवा हमला भी करें। हमें कंपनी के बोर्ड सदस्यों में मौजूद विक्रम के सभी वफादार लोगों को ढूंढकर उनकी असली जगह दिखानी होगी। तुम्हें मेरी तरफ से कंपनी के अंदर जाकर एक बहुत ही अहम और गुप्त काम को बेहद होशियारी से अंजाम देना होगा ताकि हम जीत सके। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी सहमति जताते हुए कहा कि मैं आपके हर एक निर्देश का बहुत ही बारीकी से पालन करूंगी। मैं जानती हूं कि एक बार जब मैं उस कंपनी के बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखूंगी तो मुझे चारों तरफ से कई खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अब डरना पूरी तरह से छोड़ दिया है और मैं इन सभी लालची लोगों को उनके किए की बहुत ही कड़ी सजा दिलाकर ही रहूंगी। आर्यन उसकी इस जबरदस्त हिम्मत और विश्वास को देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। आर्यन ने मीरा को एक सादा कागज और पेन निकालने के लिए कहा ताकि वह उसे अपना पूरा कानूनी अधिकार सौंप सके। उसने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में डिक्टेट करना शुरू किया कि मैं आर्यन सिंघानिया अपनी पत्नी मीरा को अपने सभी व्यावसायिक मामलों और कंपनी के शेयरों का पूरा नियंत्रण सौंपता हूं। यह अधिकार पत्र विक्रम के उन सभी झूठे दावों को पूरी तरह से रद्द कर देगा जिन्हें वह कल साबित करने की कोशिश करेगा। मीरा ने बहुत ही सुंदर और साफ लिखावट में वह पूरा पत्र तैयार कर लिया और आर्यन के पास ले गई। आर्यन ने अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और अपने कांपते हुए हाथों से उस बहुत ही महत्वपूर्ण कागज पर अपने पक्के हस्ताक्षर कर दिए। यह सिर्फ एक साधारण हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि यह विक्रम और उसके सभी चाटुकार साथियों के विनाश का एक बहुत बड़ा
और अचूक कानूनी हथियार था। मीरा ने उस पत्र को बहुत ही सावधानी से मोड़कर अपने कपड़ों के अंदर सुरक्षित तरीके से छिपा लिया, ताकि कोई भी उसे देख न सके। अब वे दोनों कल सुबह होने वाली उस बहुत बड़ी और भयानक जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही मीरा ने अपनी साधारण सूती साड़ी को उतारकर रख दिया। आज उसे एक अलग और ताकतवर रूप में दुनिया के सामने जाना था, इसलिए उसने एक गहरे नीले रंग का पेशेवर सूट पहन लिया। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने बालों को सलीके से बांधा और अपनी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास भर लिया। आज वह कोई डरी हुई बेचारी बहू नहीं, बल्कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन बनकर हवेली से बाहर निकलने वाली थी। यह उसके जीवन का एक नया मोड़ था। बिस्तर पर लेटे हुए आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और मीरा के इस नए और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रूप को देखकर उसके होठों पर एक बहुत ही गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी खुरदरी आवाज में मीरा से कहा कि तुम आज बिल्कुल एक निडर शेरनी की तरह लग रही हो, जो अपने शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार है। याद रखना कि बोर्ड रूम में बैठे हुए सभी लोग विक्रम के पाले हुए चाटुकार कुत्ते हैं, जो तुम्हारे ऊपर भौंकने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें बस उन कागजातों का सही इस्तेमाल करना है। मीरा ने आर्यन की बात सुनकर अपना सिर बहुत ही दृढ़ता से हिलाया और अपने कपड़ों के अंदर छिपे हुए उस कानूनी अधिकार पत्र को एक बार फिर से छूकर महसूस किया। उसने आर्यन से वादा किया कि जब वह शाम को वापस इस हवेली में कदम रखेगी तो विक्रम का सारा घमंड और उसकी वह सारी झूठी ताकत पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी होगी। वह बिना कोई और शब्द बोले बहुत ही तेजी से मुड़ी और अपने भारी कदमों की आवाज के साथ उस शांत कमरे से बाहर निकल गई। आज का दिन भारी था। दूसरी तरफ शहर के सबसे ऊंचे और शानदार कांच के टावर में विक्रम बहुत ही मजे से अपनी सबसे महंगी और शानदार कुर्सी पर बैठकर अपने वफादार साथियों के साथ जोर जोर से हंस रहा था। कंपनी का वह विशाल बोर्ड रूम आज पूरी तरह से उन सभी लालची और भ्रष्ट अधिकारियों से भरा हुआ था, जो आर्यन की बीमारी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। विक्रम ने अपने हाथ में एक बहुत ही महंगी सिगार पकड़ रखी थी और वह खुद को इस पूरे बड़े व्यापारिक साम्राज्य का नया राजा मान चुका था। विक्रम ने मेज पर बहुत जोर से हाथ मारा और सभी को शांत करते हुए कहा कि आज का यह दिन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। आर्यन अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और उसकी नई पत्नी तो एक डरी हुई जाहिल लड़की है, जो मेरे सिर्फ एक इशारे पर ही सारे कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर देगी। अब इस पूरी बड़ी कंपनी का सारा नियंत्रण और इसके सभी खाते पूरी तरह से हमारे ही हाथों में होंगे और हम मनमाना पैसा बना सकेंगे। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी इस बात पर जोर से तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी बोर्ड रूम का वह भारी कांच का दरवाजा अचानक बहुत ही जोर की आवाज के साथ खुल गया। विक्रम की मुस्कान उसी समय गायब हो गई जब उसने देखा कि मीरा बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। उसने हवेली में जो सहमी हुई और रोती हुई लड़की देखी थी, यह महिला उससे बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। पूरे कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से में अपनी सिगार को दूर फेंक दिया और अपनी जगह से बहुत झटके के साथ खड़ा हो गया। उसने बहुत ही तेज और कड़क आवाज में मीरा पर चिल्लाते हुए पूछा कि तुम्हारी यहां अंदर आने की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें हवेली से बाहर निकलने की इजाजत आखिर किसने दी? यह कोई तुम्हारी रसोई नहीं है, बल्कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी का बोर्ड रूम है, जहां तुम्हारे जैसी अनपढ़ लड़कियों का कोई काम नहीं होता। गार्ड्स को बुलाकर इसे बाहर निकालने का आदेश दिया जाए। मीरा के चेहरे पर विक्रम की इन तेज और डरावनी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और वह बिल्कुल बेखौफ होकर सीधे मुख्य मेज के पास आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बहुत ही खास और कानूनी फाइल को जोर से मेज पर सभी के सामने रख दिया और अपनी तीखी नजरों से विक्रम को घूरा।
उसने शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा कि मैं यहां किसी की बेकार इजाजत लेने नहीं, बल्कि अपने पति आर्यन सिंघानिया के पूरे अधिकारों का सीधा और कानूनी इस्तेमाल करने के लिए आई हूं। बोर्ड के सभी सदस्य यह बात सुनकर आपस में फुसफुसाने लगे और विक्रम ने एक बहुत ही जोरदार और अपमानजनक हंसते हुए मीरा का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि तुम सच में एक बहुत बड़ी पागल लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा वह अपाहिज पति अब कभी भी अपने हाथों से हस्ताक्षर नहीं कर सकता। विक्रम के वकील ने भी विक्रम की हां में हां मिलाते हुए कहा कि बिना आर्यन के असली और कानूनी हस्ताक्षरों के इस कंपनी में किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार कभी नहीं मिल सकता है, और यह बात पक्की है। मीरा ने बहुत ही शांति और गर्व के साथ उस फाइल को खोला और उसके अंदर रखा हुआ वह सफेद कागज बाहर निकालकर हवा में बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया। उस कागज के नीचे आर्यन के बहुत ही स्पष्ट और असली हस्ताक्षर मौजूद थे, जिन्हें देखकर विक्रम की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। मीरा ने कहा कि तुम लोगों ने आर्यन को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझने की बड़ी भूल की है, लेकिन आज से इस पूरी कंपनी के सभी मुख्य और बड़े फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा ही लिए जाएंगे। विक्रम के वकील ने तुरंत आगे बढ़कर उस कागज को मीरा के हाथों से लगभग छीनते हुए उसकी बहुत ही गहराई से कानूनी जांच करनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में वकील के माथे पर पसीना आ गया और उसने घबराते हुए विक्रम की तरफ देखकर धीरे से कहा कि यह हस्ताक्षर 100% असली हैं और कानूनन अब मीरा के पास कंपनी का पूरा नियंत्रण आ चुका है। यह बात सुनते ही विक्रम का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और उसके अंदर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटने लगा। विक्रम ने बहुत ही खतरनाक तरीके से मेज पर मुक्का मारा और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम सिर्फ एक अनपढ़ लड़की हो जो इन बड़े व्यापारिक मामलों के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती हो। तुम्हारे पास भले ही ये कानूनी कागजात आ गए हों, लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए जिस तेज दिमाग और गहरे अनुभव की जरूरत होती है, वह तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। उसने बोर्ड के सभी सदस्यों से कहा कि वे इस नई और अनुभवहीन लड़की के किसी भी आदेश को मानने से साफ इनकार कर दें। मीरा ने बिल्कुल भी घबराए बिना अपनी उस फाइल से कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराने दस्तावेज बाहर निकाले जो आर्यन के लॉकर से मिले थे। उसने उन सभी दस्तावेजों की प्रतियां बोर्ड के हर एक सदस्य की तरफ फेंकते हुए कहा कि मुझे कंपनी चलाने का कोई अनुभव भले ही न हो, लेकिन मुझे चोरों को पकड़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। इन फाइलों में उन सभी फर्जी कंपनियों का पूरा हिसाब किताब है जिनके जरिए आप लोगों ने पिछले 6 महीनों में कंपनी का बहुत सारा पैसा विदेश भेजा है। जैसे ही बोर्ड के सदस्यों ने उन कागजातों को पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया और कमरे में घबराहट फैल गई। उनके सभी काले कारनामे और चोरी किए गए पैसे का सारा सबूत अब एक बहुत ही साधारण सी लड़की के हाथों में सुरक्षित था। विक्रम ने उन कागजातों को देखकर अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन के वह सबसे ज्यादा गुप्त दस्तावेज इस लड़की के हाथों तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मीरा ने बहुत ही तेज और कमांडिंग आवाज में आदेश दिया कि अगर आप सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर सुरक्षित बने रहना चाहते हैं, तो आपको मेरी सभी शर्तें तुरंत माननी होंगी। आज से ही विदेश भेजे गए उन सभी पैसों को तुरंत वापस कंपनी के मुख्य खातों में डालना होगा, वरना यह सारी फाइलें पुलिस और मीडिया के पास आज ही पहुंच जाएंगी। यह सुनते ही बोर्ड के सभी भ्रष्ट सदस्यों ने विक्रम की तरफ से अपनी नजरें हटा लीं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह से डरने लगे। विक्रम को यह एहसास हो गया कि उसके पाले हुए सारे मोहरे अब धीरे धीरे उसके हाथ से बहुत तेजी से फिसलते जा रहे हैं। उसने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया और एक झटके में आगे बढ़कर मीरा की तरफ बहुत ही ज्यादा भयानक और जानलेवा तरीके से हमला करने की कोशिश की। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालकर हमेशा के लिए जान से मार दूंगा
और कोई तुम्हारा नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन मीरा अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी और निडर रही। तभी बोर्ड रूम के दरवाजे से कंपनी के मुख्य सुरक्षा गार्ड तेजी से अंदर आ गए और उन्होंने विक्रम को बीच में ही बहुत सख्ती से रोक लिया। मीरा ने बहुत ही ठंडे दिमाग से सुरक्षा अधिकारी को सख्त आदेश दिया कि इस आदमी को तुरंत इस इमारत से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अब इसका यहां कोई अधिकार नहीं है। गार्ड्स ने विक्रम के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगे, जिससे उसकी सारी झूठी इज्जत सभी के सामने नीलाम हो गई। विक्रम बुरी तरह से छटपटाते हुए और जोर जोर से गालियां देते हुए गार्ड्स की पकड़ से छूटने की लगातार नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने जाते जाते मीरा को बहुत ही भयानक और खूंखार नजरों से घूरा और कहा कि तुमने मेरी पूंछ पर बहुत ही जोर से पैर रखा है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह मेरी और तुम्हारी दुश्मनी की असली शुरुआत है और मैं तुम्हारे उस अपाहिज पति को हमेशा के लिए मार डालूंगा। मीरा ने उसकी धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। विक्रम के वहां से जाने के बाद कमरे में एक बहुत ही गहरी और अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे मीरा की मजबूत आवाज ने ही तोड़ा। उसने अपनी कुर्सी पर बहुत ही शाही और शानदार तरीके से बैठते हुए सभी डरे हुए सदस्यों की तरफ बहुत ही पैनी और सख्त नजर डाली। उसने कहा कि आज से इस कंपनी का सारा काम मेरे नियमों और मेरी बनाई हुई नई शर्तों के हिसाब से ही बहुत ईमानदारी से चलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसे भयानक सजा मिलेगी। पूरा दिन बहुत ही ज्यादा तनाव और कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के बीच गुजरने के बाद मीरा शाम को वापस उस विशाल हवेली में लौट आई। जैसे ही उसने हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा तो उसने महसूस किया कि वहां का माहौल सुबह से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो चुका था। विक्रम के कई सारे खतरनाक और डरावने गार्ड्स हवेली के हर कोने में हथियार लेकर मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे और उनकी नजरें मीरा पर ही टिकी हुई थीं। यह साफ था कि विक्रम हमले करेगा। देविका सीढ़ियों के बीच में खड़ी होकर बहुत ही नफरत और जहर भरी नजरों से मीरा को घूर रही थी, जैसे वह उसे अपनी नजरों से ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहती हो। उसने मीरा को ताना मारते हुए बहुत ही तीखी और कर्कश आवाज में कहा कि तुमने आज जो भी नीच हरकत की है उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। विक्रम तुम्हारे उस बीमार बाप को आज रात ही हमेशा के लिए खत्म करवा देगा और उसके बाद तुम भी यहां जिंदा नहीं बच पाओगी। यह सुनकर मीरा भड़क उठी। मीरा ने देविका की आंखों में बिल्कुल सीधे देखते हुए बहुत ही खौफनाक और ठंडी आवाज में उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरे पिता को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ लालची और कमजोर कीड़े हो जिन्हें मैं अपने एक इशारे पर आसानी से कुचल सकती हूं। देविका इस बेबाक जवाब को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और उसके चेहरे पर डर के निशान देखे जा सकते थे। मीरा बिना कोई और समय बर्बाद किए सीधे ऊपर आर्यन के उस अंधेरे कमरे की तरफ बहुत तेजी से भागती हुई चली गई जहां वह लेटा हुआ था। उसने कमरे का भारी दरवाजा अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से लॉक कर दिया और जल्दी से आर्यन के पास जाकर उसे आज दिन भर हुई उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया। आर्यन ने मीरा की सारी बातें बहुत ही ज्यादा ध्यान और शांति से सुनी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान तेजी से फैल गई। आर्यन ने अपनी धीमी लेकिन बहुत ही गहरी आवाज में मीरा को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम्हें अपने पिता की सुरक्षा के लिए अब बिल्कुल भी डरने या घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने अपने एक बहुत ही पुराने और भरोसेमंद दोस्त को पहले ही इस काम के लिए गुप्त रूप से लगा दिया है और तुम्हारे पिता को एक बहुत ही सुरक्षित अस्पताल में आसानी से भेज दिया गया है। विक्रम के गुंडे वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे और वे अपने इस गंदे मंसूबे में नाकाम हो जाएंगे। ये अच्छी खबर सुनते ही मीरा के दिल से एक बहुत ही भारी और जानलेवा बोझ हमेशा के लिए उतर गया
और उसकी आंखों में खुशी और बहुत ज्यादा कृतज्ञता के आंसू आसानी से छलक आए। उसने आर्यन के हाथ को अपने दोनों हाथों में बहुत ही मजबूती से थाम लिया और कहा कि अब हम विक्रम पर अपना अगला और सबसे ज्यादा विनाशकारी हमला बहुत ही आसानी और बिना किसी डर के कर सकते हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हमारा अगला निशाना सीधा तिजोरी होगी। रात का भयानक और घना अंधेरा पूरी हवेली को अपने काले और डरावने आगोश में ले चुका था और बाहर तेज हवाओं का डरावना शोर बहुत ही ज्यादा तेजी से गूंज रहा था। कमरे के अंदर दोनों लोग बिल्कुल शांत और स्थिर होकर आने वाले उस बड़े और खतरनाक तूफान का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो विक्रम के रूप में उन पर बरसने वाला था। वे अच्छी तरह जानते थे कि विक्रम अपनी हार को इतनी आसानी से कभी नहीं मानेगा और वह खौफनाक कदम उठाएगा। अचानक हवेली की सारी बत्तियां एक साथ झटके से बंद हो गईं और चारों तरफ एक बहुत ही भयानक और जानलेवा अंधेरा पूरी तरह से छा गया, जिसने माहौल को और भी डरावना बना दिया। मीरा ने तुरंत अपनी जगह से उठकर कमरे के भारी दरवाजे को अंदर से अपने शरीर का सारा वजन लगाकर मजबूती से रोक लिया, ताकि कोई आसानी से अंदर न आ सके। बाहर गलियारे में कई सारे भारी जूतों की डरावनी आवाजें बहुत ही तेजी से उनके कमरे की तरफ बढ़ती हुई आसानी से महसूस की जा रही थीं। बाहर के भारी जूतों की खौफनाक आवाजें दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर अचानक रुक गईं और मीरा की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। तभी बाहर से एक बहुत ही सुरक्षित आवाज आई, जिसने आर्यन का खास और पुराना गुप्त कोड बोला। आर्यन ने तुरंत मीरा को इशारा किया कि ये उनके अपने वफादार आदमी हैं, जिन्हें उसने पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए बुला लिया था। दरवाजे को खोलते ही काले सूट में खड़े 6 मजबूत गार्ड्स अंदर आ गए। विक्रम के भेजे हुए गुंडे इन प्रशिक्षित गार्ड्स को देखकर वहां से अंधेरे में भाग चुके थे। रात का वह भयानक और जानलेवा हमला पूरी तरह से नाकाम होने के बाद विक्रम की निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह उसने अपनी रणनीति बदलते हुए एक बहुत ही भव्य और विशाल कॉरपोरेट पार्टी का अचानक से आयोजन करने की बड़ी घोषणा कर दी। उसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के सभी बड़े निवेशकों को यह दिखाना था कि सारा नियंत्रण अभी भी उसके ही मजबूत हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। उसने मीरा को सख्त आदेश दिया कि वह आर्यन को व्हीलचेयर पर लेकर इस बड़ी पार्टी में जरूर शामिल होगी। आर्यन को व्हीलचेयर पर पार्टी में बुलाने के पीछे विक्रम की एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा योजना पूरी तरह से छिपी हुई थी। वह उस भारी भीड़ और शोर शराबे का फायदा उठाकर इन दोनों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खेल खेल रहा था। आर्यन इस चाल को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था और उसने मीरा को अपनी इस खतरनाक रणनीति के बारे में सब कुछ बताया। उन दोनों ने मिलकर विक्रम को उसी के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंसाने की एक बेहतरीन योजना तैयार कर ली। पार्टी के लिए मीरा ने एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन साधारण काले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसमें वह काफी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसने आर्यन को एक बहुत ही आधुनिक और आरामदायक व्हीलचेयर पर बैठाया और उसके बेजान शरीर को एक गर्म कंबल से अच्छी तरह ढक दिया। आर्यन के कपड़ों के अंदर मीरा ने एक बहुत ही छोटा सा खुफिया माइक्रोफोन और एक जासूसी कैमरा बहुत ही होशियारी से छिपा दिया था। यह छोटा सा कैमरा आज विक्रम के हर एक गुनाह को हमेशा के लिए पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने वाला था। शहर का वह सबसे आलीशान और बड़ा होटल आज रोशनी और विदेशी फूलों से बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से सजाया गया था। जैसे ही मीरा आर्यन को लेकर उस विशाल हॉल के अंदर पहुंची, तो सभी पत्रकारों और बड़े मेहमानों की नजरें उन दोनों पर आकर पूरी तरह टिक गईं। कैमरों की लगातार चमकती हुई फ्लैशलाइट और लोगों की धीमी फुसफुसाहट के बीच मीरा बहुत ही गर्व और शांत स्वभाव के साथ आगे बढ़ती रही। विक्रम ने उन्हें देखते ही अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी और दिखावटी मुस्कान पहन ली और उनके पास चला आया। विक्रम ने बहुत ही चालाकी से मीडिया के सामने आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखा और एक दुखी चाचा होने का जबरदस्त नाटक करने लगा। उसने कैमरों के सामने कहा कि मेरा भतीजा आज इस भयानक हालत में है, लेकिन मैं इस कंपनी
और इस परिवार को कभी भी बिखरने नहीं दूंगा। देविका भी उसके पीछे खड़ी होकर अपनी आंखों से नकली आंसू पोंछ रही थी, जो सच में बहुत ही ज्यादा घिनौना और घटिया लग रहा था। मीरा ने उन दोनों की इस घृणित नौटंकी को बहुत ही खामोशी और शांति के साथ बर्दाश्त किया। पार्टी जब अपने पूरे चरम पर पहुंच गई और सभी मेहमान शराब के नशे में बुरी तरह डूब गए, तो विक्रम ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। उसने अपने एक खास और खतरनाक गार्ड को इशारा किया, जिसने बहुत ही चालाकी से मीरा को किसी जरूरी और अहम काम के बहाने हॉल से बाहर बुलाया। मीरा जानती थी कि यह विक्रम का बिछाया हुआ एक बहुत बड़ा जाल है, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस अजनबी गार्ड के साथ बाहर चली गई। आर्यन अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ इस स्थिति पर नजर बनाए हुए था। गार्ड मीरा को होटल की सबसे ऊपरी और सुनसान मंजिल पर बने एक बहुत ही अंधेरे और बंद कमरे की तरफ ले गया, जहां कोई नहीं था। उसी समय विक्रम ने भी चुपके से आर्यन की व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ लिया और उसे भीड़ से दूर उसी ऊपरी मंजिल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। देविका नीचे हॉल में मेहमानों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी झूठी और मीठी बातों का बहुत ही बेहतरीन और चालाक इस्तेमाल कर रही थी, ताकि किसी को शक न हो। यह उनके लिए एक बहुत ही सही और बेहतरीन मौका था। कमरे के अंदर पहुंचते ही उस खतरनाक गार्ड ने बाहर से बहुत ही मजबूती के साथ दरवाजा बंद कर दिया और मीरा पूरी तरह से अकेली रह गई। कुछ ही पलों के बाद एक दूसरे दरवाजे से विक्रम आर्यन को उसकी व्हीलचेयर पर लेकर बहुत ही कुटिल और खौफनाक मुस्कान के साथ अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां सीधे नीचे मौजूद एक बहुत ही गहरी और पथरीली खाई की तरफ खुलती थीं, जहां से गिरना मौत था। विक्रम ने आर्यन को उस खुली हुई खिड़की के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ा कर दिया। विक्रम ने अपनी जेब से एक बहुत ही तेज धार वाला चाकू निकाला और उसे सीधे मीरा की गर्दन के पास ले जाकर बहुत मजबूती से सटा दिया। उसने बहुत ही घमंड और नफरत भरी आवाज में कहा कि आज तुम दोनों का इस दुनिया से हमेशा के लिए नामो निशान बहुत ही आसानी से मिट जाएगा। तुम दोनों इस ऊंची खिड़की से नीचे खाई में गिर जाओगे और पूरी दुनिया यही समझेगी कि तुम अपने अपाहिज पति के साथ संतुलन खोकर गलती से नीचे गिर गई। यह एक बहुत ही शानदार और दर्दनाक हादसा माना जाएगा। मीरा ने अपने चेहरे पर डर का एक बहुत ही बेहतरीन और असली लगने वाला नाटक किया और रोते हुए विक्रम के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि आप हमारी सारी जायदाद और कंपनी आराम से ले लीजिए, लेकिन कृपया करके हम दोनों की जान को बस बख्श दीजिए। विक्रम जोर से हंसा और बोला कि मैंने आर्यन की कार के ब्रेक भी इसी तरह फेल करवाए थे और आज यह काम मैं अपने हाथों से पूरा करूंगा। वह अपनी जीत के नशे में बुरी तरह से चूर हो चुका था। विक्रम ने बहुत ही क्रूरता के साथ आर्यन की उस कार दुर्घटना का सारा सच और अपने सभी काले कारनामों को घमंड के साथ पूरी तरह से उगल दिया। उसे जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आर्यन के कोट में लगा हुआ वह छोटा सा खुफिया कैमरा उसकी हर एक बात को बहुत ही सफाई से रिकॉर्ड कर रहा था। मीरा ने जानबूझकर उसे अपनी बातों में उलझाए रखा ताकि वह अपने सभी बड़े गुनाहों को बहुत ही ज्यादा विस्तार और अहंकार के साथ कैमरे के सामने खुद स्वीकार कर सके। जैसे ही विक्रम ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, तो आर्यन की आंखों में एक बहुत ही तेज और खूंखार चमक उभरी जो किसी शेर जैसी थी। उसने अपने शरीर को बांधने वाले उस गर्म कंबल को एक बहुत ही झटके के साथ दूर फेंका और अपनी व्हील चेयर से पूरी ताकत के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विक्रम यह भयानक और नामुमकिन सा दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया और उसके हाथ से वह तेज धार वाला चाकू फिसलकर फर्श पर जोर से गिर पड़ा। यह उसका सबसे बुरा सपना था। विक्रम अभी कुछ समझ ही पाता कि आर्यन ने बहुत ही फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी गर्दन को अपने मजबूत हाथों से पूरी तरह जकड़ लिया। आर्यन की पकड़ किसी लोहे के मजबूत फंदे की तरह बहुत ही ज्यादा सख्त थी, जिससे विक्रम का दम बुरी तरह से घुटने लगा और वह
छटपटाने लगा। आर्यन ने विक्रम को उसी खिड़की के किनारे की तरफ बहुत जोर से धकेल दिया जहां वह कुछ देर पहले उन दोनों को मारने की भयानक साजिश रच रहा था। यह बदला लेने का सबसे सही और उचित समय था। कमरे के बाहर खड़ा हुआ वह खतरनाक गार्ड कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर तुरंत अपना हथियार लेकर बहुत तेजी से दरवाजे के अंदर भागता हुआ आया। लेकिन मीरा इस अचानक होने वाले हमले के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी और उसने पास रखी भारी कुर्सी उठाकर उसके सिर पर बहुत जोर से मार दी। वह गार्ड बिना कोई आवाज किए फर्श पर पूरी तरह से बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके हाथ से उसकी वह खतरनाक बंदूक भी काफी दूर छिटक गई। मीरा ने जल्दी से वह भारी बंदूक अपने हाथों में उठा ली। आर्यन ने विक्रम को हवा में लटकाते हुए बहुत ही खतरनाक और भयानक आवाज में कहा कि तुम्हारा यह गंदा और खूनी खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुमने मुझे कमजोर और लाचार समझने की जो सबसे बड़ी भूल की थी, उसकी कीमत तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल की अंधेरी और खौफनाक सलाखों के पीछे रहकर चुकानी होगी। विक्रम का चेहरा डर के मारे पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और वह अपनी जान की भीख मांगने के लिए आर्यन के सामने बुरी तरह से आंसू बहा रहा था। मीरा ने उस बड़ी बंदूक को विक्रम के सिर पर बहुत ही सीधे और सटीक तरीके से तान दिया और अपने फोन से पुलिस के बड़े अधिकारियों को एक संदेश भेज दिया। उसने आर्यन की तरफ देखकर बहुत ही राहत और सुकून भरी एक लंबी सांस ली, क्योंकि उनका यह सबसे ज्यादा मुश्किल और जानलेवा प्लान पूरी तरह से सफल हो गया था। अब उनके पास वह सभी पक्के सबूत और कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो विक्रम को फांसी के फंदे तक बहुत आसानी से पहुंचा सकती थी। वे दोनों जीत चुके थे। आर्यन ने विक्रम को बहुत ही घृणा के साथ झटके से जमीन पर फेंक दिया और अपनी उस व्हीलचेयर को एक लात मारकर कमरे के कोने में जोर से गिरा दिया। उसने मीरा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर बहुत ही ज्यादा गहराई और सच्चाई के साथ उसे एक बार फिर से धन्यवाद दिया। यह सिर्फ एक खतरनाक रात का अंत नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के बीच बने एक बहुत ही अटूट और सच्चे विश्वास की सबसे बड़ी और अहम जीत भी थी। दोनों अब सुरक्षित थे। कुछ ही मिनटों के बाद होटल के बाहर पुलिस की अनगिनत गाड़ियों के सायरन की बहुत ही तेज और गगनभेदी आवाजें अचानक से चारों तरफ गूंजने लगीं। नीचे पार्टी में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए और देविका के चेहरे की वह सारी झूठी रंगत पल भर में ही पूरी तरह से गायब हो गई। पुलिस के कई हथियारबंद और सख्त जवानों ने पूरे होटल को चारों तरफ से अपनी भारी घेराबंदी में ले लिया और किसी को भी बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं दी गई। विक्रम का खेल खत्म हो रहा था। पुलिस के एक बड़े और बहुत ही सख्त अधिकारी ने अपनी पूरी टीम के साथ उस ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बहुत ही जोर से धकेल कर खोल दिया। अंदर का भयानक नजारा देखकर वे सभी अधिकारी एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि विक्रम फर्श पर बहुत ही बेबस हालत में पड़ा हुआ था। मीरा ने तुरंत आगे बढ़कर वह जासूसी कैमरा और रिकॉर्डिंग वाला वह बेहद जरूरी चिप पुलिस अधिकारी के हाथों में पूरी सुरक्षा के साथ हमेशा के लिए सौंप दिया। सारे सबूत अब पुलिस के पास थे। पुलिस अधिकारी ने उस वीडियो क्लिप को अपने मोबाइल पर बहुत ही ज्यादा ध्यान और एकाग्रता के साथ देखा, जिसमें विक्रम अपने सारे काले कारनामों को घमंड से मान रहा था। उसने बहुत ही गुस्से में आकर अपने सिपाहियों को सख्त आदेश दिया कि विक्रम और उसके उस बेहोश पड़े गार्ड को तुरंत हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। विक्रम की आंखों में अब मौत का भयानक डर था और वह अपने इस बहुत ही भयानक और खतरनाक अंजाम को देखकर बुरी तरह से कांपने लगा था। उसका गुरूर टूट चुका था। आर्यन ने बहुत ही शांत और प्रभावशाली तरीके से उस अधिकारी से कहा कि नीचे हॉल में विक्रम की पत्नी देविका भी इस पूरी खतरनाक साजिश में बराबर की हिस्सेदार है। उसने ही कल रात मुझे मारने के लिए मेरे कमरे में जहर वाली शीशी से बहुत ही गंदा और जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी, जिसके सारे सबूत मेरे पास हैं। पुलिस अधिकारी ने आर्यन की बात सुनकर तुरंत अपनी दूसरी टीम को देविका को गिरफ्तार करने के लिए
नीचे हॉल की तरफ बहुत ही तेजी से रवाना कर दिया। नीचे हॉल में देविका मेहमानों के बीच छिपकर वहां से बहुत ही खामोशी से भागने की एक बेकार और नाकाम कोशिश कर रही थी, जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके हाथों में हथकड़ी लगाते ही वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी बड़े मेहमान ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। जो लोग कल तक विक्रम और उसकी ताकत के आगे सिर झुकाते थे, वे सब आज उन दोनों को बहुत ही ज्यादा नफरत और घृणा की नजरों से देख रहे थे। आर्यन और मीरा उस होटल की सीढ़ियों से बहुत ही शाही और आत्मविश्वास भरे अंदाज में धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, और सभी मीडिया वालों के कैमरे सिर्फ उनकी तरफ घूम गए। आर्यन, जो पिछले 6 महीनों से एक जिंदा लाश समझा जाता था, आज वह पूरी तरह से अपने मजबूत पैरों पर खड़ा होकर दुनिया के सामने वापस आ चुका था। मीरा उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर बहुत ही गर्व से चल रही थी, और उन दोनों की यह बेजोड़ जोड़ी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही थी। पत्रकारों ने आर्यन को घेर लिया और उन सभी से अचानक बहुत सारे मुश्किल और सीधे सवाल पूछने लगे, लेकिन आर्यन ने अपने हाथ के इशारे से उन सबको बिल्कुल शांत करवा दिया। उसने बहुत ही स्पष्ट और भारी आवाज में घोषणा की कि यह कंपनी मेरे खून और पसीने से बहुत मेहनत से बनी है, और अब इसके सारे गद्दारों को हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया है। मीरा मेरी कानूनी पत्नी है, जिसने मेरी जान बचाई है, और अब हम दोनों मिलकर इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य को और भी आगे ले जाएंगे। मीरा ने आर्यन की इन सब बातों को सुनकर उसकी तरफ एक बहुत ही हैरान और खुशी भरी नजर से देखा, क्योंकि यह सब उनके पहले के उस व्यापारिक समझौते में बिल्कुल नहीं था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ बिना कुछ बोले ही उसे यह एहसास दिला दिया कि अब वह उसके लिए सिर्फ एक मामूली मोहरा बिल्कुल नहीं है। विक्रम की पुलिस वैन उन्हें पार करते हुए बहुत ही तेज सायरन बजाती हुई उस रात के गहरे अंधेरे में कहीं दूर पूरी तरह से गायब हो गई। होटल के बाहर ठंडी हवा बहुत ही शांति के साथ बह रही थी, और उन दोनों के दिलों में एक बहुत ही अजीब सा सुकून और विजय का बहुत गहरा एहसास भरा हुआ था। आर्यन ने मीरा का हाथ बहुत ही प्यार से थाम लिया और उसे अपनी उस शानदार और आलीशान गाड़ी की तरफ बहुत ही सुरक्षित तरीके से ले जाने लगा। अब उन्हें बस कल सुबह होने वाली उस अंतिम और सबसे बड़ी बैठक का इंतजार था, जहां वे कंपनी से विक्रम के सभी खतरनाक और लालची चेलों को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह की धूप शहर के उस ऊंचे कांच के टावर पर बहुत ही सुनहरी और तेज चमक रही थी, जो आर्यन के विशाल व्यापारिक साम्राज्य का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र था। कंपनी के सबसे बड़े बोर्ड रूम के अंदर आज एक बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा पूरी तरह से छाया हुआ था, जिसे कोई भी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विक्रम और देविका की अचानक हुई उस खौफनाक और शर्मनाक गिरफ्तारी की खबर ने वहां मौजूद सभी भ्रष्ट और लालची अधिकारियों के पसीने बुरी तरह से छुड़ा दिए थे। वे सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बहुत ही ज्यादा बेचैन और डरे हुए बैठे थे, और बार बार दरवाजे की तरफ बहुत ही घबराहट भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि विक्रम के बिना उनकी कोई भी ताकत और औकात नहीं है, और अब उनके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश होने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। तभी अचानक उस कमरे का भारी कांच का दरवाजा बहुत ही तेज और गगनभेदी आवाज के साथ खुला, और सभी की सांसें उनके गले में बुरी तरह अटक गईं। दरवाजे के बीचों बीच आर्यन बहुत ही शाही और खौफनाक अंदाज में अपने दोनों पैरों पर पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, और उसकी आंखों में आग थी। वह कोई अपाहिज या लाचार इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शेर लग रहा था, जो अपने शिकार को पूरी तरह से चीर-फाड़ करने के लिए वापस लौट आया हो। उसके बिल्कुल बगल में मीरा एक बहुत ही शानदार और काले रंग के पेशेवर सूट में एक निडर और अजय रानी की तरह बहुत ही शान से खड़ी थी। उन दोनों ने एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाए, और कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें डर के मारे अपने आप जमीन की तरफ पूरी तरह से झुक गईं और कांपने लगीं।
आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद भारी कदमों के साथ चलकर मुख्य मेज के उस सबसे ऊंचे और शानदार हिस्से पर जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया जो उसका असली हक था। उसने अपनी तेज और खूंखार नजरों से कमरे में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के चेहरे को बहुत ही गहराई और नफरत के साथ पूरी तरह से स्कैन किया। आर्यन ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, जिसने उस पूरे विशाल और शांत कमरे में एक बहुत ही खतरनाक और भयानक भूकंप सा पैदा कर दिया। उसने कहा कि तुम सभी लालची भेड़ियों को लगा था कि मेरी बीमारी का फायदा उठाकर तुम लोग मेरी सारी मेहनत और मेरे पिता की इस बड़ी कंपनी को आसानी से खा जाओगे। लेकिन तुम लोगों ने एक बात बहुत ही बुरी तरह से नजरअंदाज कर दी कि मैं आर्यन सिंघानिया हूं और मैं अपने दुश्मनों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। मीरा ने अपनी फाइल खोली और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों और विदेश भेजे गए पैसों की सारी रिपोर्ट बहुत ही जोर से मेज पर सभी के सामने पटक दी। उसने अपनी तेज और खौफनाक आवाज में कहा कि विक्रम तो अब पुलिस की बहुत ही सख्त हिरासत में अपनी सारी जिंदगी सड़ेगा, लेकिन तुम लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ है। यह फाइल तुम सभी के विनाश का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है, जिसे मैं कुछ ही मिनटों में पुलिस के बड़े अधिकारियों के हाथों में सौंपने जा रही हूं। बोर्ड का एक बहुत ही पुराना और चालाक सदस्य अपनी कुर्सी से अचानक खड़ा हुआ और उसने अपने डर को छिपाते हुए बहुत ही झूठी और मीठी आवाज में सफाई देनी चाहिए। उसने कांपते हुए कहा कि हम सब तो बस विक्रम के आदेशों का पालन कर रहे थे और हमें इन सब खतरनाक और गैरकानूनी वित्तीय मामलों के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। आर्यन ने उसकी इस झूठी और बकवास बात को सुनकर एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक ठहाका लगाया, जिससे उस बूढ़े सदस्य का खून पूरी तरह से सूख गया। आर्यन ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक बहुत ही छोटी सी लाल रंग की पेन ड्राइव बाहर निकाली और उसे हवा में लहराते हुए एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। उसने बताया कि इस छोटी सी चिप में तुम सभी गद्दारों के वे सभी गुप्त और फोन रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जिनमें तुम लोग मेरे मरने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुमने मेरे पीठ पीछे मेरे ही पैसों से अपनी तिजोरियां भरी हैं और अब तुम सभी को इसका बहुत ही भयानक और दर्दनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनते ही कई सदस्य अपनी कुर्सियों से नीचे फर्श पर गिर पड़े और आर्यन के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही ज्यादा बेबसी के साथ अपनी जान की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हम अपना सारा हिस्सा और चोरी किया हुआ पैसा तुरंत कंपनी के मुख्य खातों में वापस कर देंगे। बस हमें पुलिस के हवाले मत करना और एक आखिरी मौका दे दो। मीरा ने उनकी इस घिनौनी और कायरतापूर्ण हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा नफरत और तिरस्कार के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और उन्हें अनदेखा कर दिया। आर्यन ने अपनी मेज पर बहुत ही जोर से मुक्का मारा, जिससे पूरा कमरा बुरी तरह से गूंज उठा और सभी डरे हुए सदस्य अचानक से अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह सहम गए। उसने बहुत ही कड़क और सख्त आवाज में आदेश दिया कि इस कंपनी में अब गद्दारों और चोरों के लिए किसी भी तरह की कोई माफी या दूसरी कोई जगह बिल्कुल भी नहीं बची है। तुम लोगों ने मेरी पीठ में जो भयानक छुरा घोंपा है, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ जेल की वह अंधेरी और बहुत ही भयानक कालकोठरी ही होगी। तभी कमरे का वह बड़ा सा दरवाजा एक बार फिर से बहुत ही जोर से खुला और बाहर से पुलिस के कई सारे बड़े और बहुत ही सख्त अधिकारी अपनी भारी टीम के साथ अंदर आए। आर्यन ने पहले ही उन सभी को इस बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक के लिए गुप्त रूप से आमंत्रित कर लिया था, ताकि वह इन सभी चूहों को एक साथ अपने जाल में आसानी से फंसा सके। पुलिस को अंदर देखते ही सभी भ्रष्ट सदस्यों के चेहरों की सारी रंगत पल भर में ही पूरी तरह से गायब और खत्म हो गई। मीरा ने बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे तरीके से आगे बढ़कर उन सभी जरूरी और पक्के सबूतों वाली लाल फाइलों को उस मुख्य पुलिस अधिकारी के मजबूत हाथों में हमेशा के लिए सौंप दिया। उसने बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज में बताया कि इन कागजातों में इन
सभी अपराधियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कंपनी के पैसों की भारी चोरी के सभी पुख्ता और बहुत बड़े सबूत मौजूद हैं। पुलिस अधिकारी ने उन फाइलों को बहुत ही ध्यान से देखा और अपने सभी सिपाहियों को इन सभी लालची लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का सख्त आदेश दिया। पुलिस के सिपाहियों ने बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर उन सभी रोते और छटपटाते हुए गद्दारों के हाथों में एक एक करके बहुत ही सख्त और मजबूत लोहे की हथकड़ियां पहनानी शुरू कर दी। वे सभी लोग जो कुछ घंटों पहले तक इस पूरी बड़ी कंपनी के सबसे ताकतवर और दो में एक साथ हो अमीर मालिक बने बैठे थे, अब वे सिर्फ बहुत ही साधारण और बेबस कैदी बनकर पूरी तरह से रह गए थे। आर्यन बहुत ही सुकून और शांति के साथ अपनी उस बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ उनकी इस शर्मनाक और भयानक बर्बादी का मजेदार नजारा देख रहा था। जब पुलिस उन सभी गद्दारों को एक कतार में खड़ा करके उस बड़े और शानदार कमरे से बाहर की तरफ बहुत ही ज्यादा बेइज्जती के साथ खींचकर ले जाने लगी, तो आर्यन अचानक अपनी जगह से उठा। उसने बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज में उन्हें आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा कि जब तुम लोग जेल की रोटियां तोड़ोगे तो यह हमेशा याद रखना कि आर्यन सिंघानिया से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। उन सभी अपराधियों ने शर्म और भयानक डर के मारे अपनी नजरें फर्श पर पूरी तरह से झुका ली और चुपचाप वहां से चले गए। कमरे के अंदर अब सिर्फ आर्यन और मीरा ही पूरी तरह से अकेले बचे थे और वह भयानक शोरगुल अब एक बहुत ही शांत और सुकून भरे माहौल में पूरी तरह से बदल चुका था। आर्यन ने अपनी एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस छोड़ी और अपने चेहरे पर छाई हुई उस सारी खौफनाक और भयानक सख्ती को एक झटके में पूरी तरह से हटाकर अपनी मुस्कान बिखेरी। उसने मीरा की तरफ बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता और प्यार भरी नजरों से देखा, जो खिड़की के पास बहुत ही शांत भाव से खड़ी होकर बाहर देख रही थी। आर्यन धीरे धीरे अपने मजबूत कदमों से चलते हुए मीरा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और उसने उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में बहुत ही ज्यादा कोमलता और गर्माहट के साथ पकड़ लिया। उसने बहुत ही धीमी लेकिन दिल को छू लेने वाली आवाज में कहा कि आज इस बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत का पूरा और सबसे बड़ा श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और बेहतरीन सूझबूझ को जाता है। अगर तुम उस भयानक और डरावनी रात में मेरे जीवन में एक रोशनी बनकर नहीं आती तो मेरा सारा वजूद हमेशा के लिए मिट चुका होता। मीरा ने आर्यन की उन गहरी और आकर्षक आंखों में सीधे देखा और उसके चेहरे पर भी एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी सच्ची मुस्कान बहुत ही आसानी और प्राकृतिक तरीके से पूरी तरह खिल उठी। उसने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया कि मैंने जो कुछ भी किया वह सब हमारी उस जरूरी और अहम डील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे हमने मिलकर बहुत अच्छे से निभाया है। अब जब हमारे सभी खतरनाक दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं तो शायद अब मेरे जाने का और आजाद होने का समय आ गया है। यह बात सुनते ही आर्यन के चेहरे की वह सारी खुशी अचानक से गायब हो गई और उसके मजबूत हाथों की पकड़ मीरा के हाथों पर थोड़ी सी और भी ज्यादा सख्त और मजबूत हो गई। उसने बहुत ही गंभीर और सीधे लहजे में कहा कि विक्रम और उसके उन सभी गुंडों को हराना हमारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह हमारी एक बहुत ही खूबसूरत और नई जिंदगी की असली शुरुआत है। मैं तुम्हें अब इस तरह अपनी जिंदगी से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम अब सिर्फ मेरी एक बिजनेस पार्टनर बिल्कुल भी नहीं हो। मीरा का दिल बहुत जोरों से अपनी पूरी रफ्तार से धड़कने लगा और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यन की इस अचानक कही गई बात का क्या और कैसे जवाब दे। वह हमेशा से ही उस झूठे और खतरनाक समझौते को खत्म करके अपनी एक बहुत ही साधारण और आम जिंदगी में वापस जाने के सपने लगातार देखती आ रही थी, जो उसका एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। लेकिन आर्यन की आंखों में जो अजीब सी और बहुत ही गहरी सच्चाई छलक रही थी, उसने मीरा के दिमाग को पूरी तरह से उलझाकर रख दिया। आर्यन ने मीरा के चेहरे के उन सभी उलझे हुए भावों को बहुत ही अच्छी तरह और आसानी से पढ़ लिया
और उसने एक बहुत ही शांत और गहरी सांस लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि हमारी इस अचानक हुई शादी की शुरुआत एक बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावने धोखे से हुई थी, जिसने तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द और गहरा सदमा दिया था। लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारी उस अद्भुत ताकत और तुम्हारी उस शानदार वफादारी को बहुत ही करीब और गहराई से महसूस कर लिया है। आर्यन ने अपनी भारी और आकर्षक आवाज में मीरा से अपना एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार वादा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए कभी भी और कोई भी मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस यह चाहता हूं कि तुम मेरे इस बड़े और अकेले साम्राज्य में हमेशा के लिए मेरी एक बहुत ही सच्ची और बराबर की साथी बनकर मेरे साथ ही पूरी मजबूती से खड़ी रहो। मुझे अब इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी और इंसान पर इतना ज्यादा गहरा और अटूट भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यह सच है। मीरा ने आर्यन की इन सभी बातों को बहुत ही ज्यादा शांति और गहराई के साथ अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से महसूस किया और उसकी आंखों में कुछ खुशी के हल्के आंसू आ गए। उसने आर्यन के उस मजबूत हाथ को बहुत ही ज्यादा प्यार और कोमलता के साथ धीरे से दबाया और खिड़की से बाहर चमकते हुए उस खूबसूरत और बहुत ही सुनहरे शहर की तरफ लगातार देखने लगी। उसने महसूस किया कि वह भी अब आर्यन की उस बहुत बड़ी और ताकतवर परछाई से खुद को आसानी से अलग करने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय आर्यन का मोबाइल फोन बहुत जोर से बजने लगा और उसने फोन उठाकर अपने उस खास अस्पताल के डॉक्टर से बात की, जहां उसने मीरा के बीमार पिता को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा था। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और सच्ची खुशी से भरी मुस्कान आ गई और उसने फोन रखते ही मीरा को एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खुशखबरी तुरंत और बहुत ही खुशी से दी। उसने बताया कि तुम्हारे पिता का वह बहुत बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन पूरी तरह से सफल हो गया है और वे अब खतरे से बाहर हैं। यह बहुत ही अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबर सुनकर मीरा अपनी सभी भावनाओं और आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई और वह रोते हुए तुरंत आर्यन के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई। उसने आर्यन के सीने पर अपना सिर रख दिया और बहुत ही धीमी लेकिन बेहद प्यार भरी आवाज में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए अपने पूरे दिल से और बार बार धन्यवाद दिया। आर्यन ने भी अपने दोनों मजबूत हाथों से उसे बहुत ही ज्यादा प्यार और सुरक्षा के साथ अपने बहुत ही करीब और मजबूती से गले लगा लिया। कुछ देर बाद वे दोनों उस बहुत बड़े और शानदार होटल से बाहर निकले, जहां अब सिर्फ शांति और एक बहुत ही नई ऊर्जा का बहुत गहरा और खूबसूरत एहसास चारों तरफ हवा में मौजूद था। उनकी वह महंगी और काली गाड़ी होटल के मुख्य दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी और आर्यन ने खुद अपने हाथों से अपनी रानी के लिए उस गाड़ी का दरवाजा बहुत ही सम्मान के साथ खोला। वे दोनों गाड़ी में बैठकर शहर की उन चौड़ी और बहुत ही खूबसूरत सड़कों पर अपनी एक बिल्कुल नई जिंदगी की तरफ तेजी से निकल पड़े। आर्यन ने अपनी गाड़ी को शहर के उस सबसे मशहूर और बड़े समंदर के किनारे पर ले जाकर पूरी तरह से रोक दिया, जहां लहरों की बहुत ही शांत और प्यारी आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। उसने मीरा को अपने साथ बाहर आने का बहुत ही प्यारा सा इशारा किया और वे दोनों ठंडी और बहुत ही ताजी हवा में चलते हुए उस साफ और सुनहरी रेत पर एक साथ खड़े हो गए। यह वो पल था जब उन दोनों ने अपनी इस बहुत बड़ी और खौफनाक जंग में पूरी तरह से और बहुत ही शानदार जीत हासिल की थी। सूरज अपनी पूरी लालिमा के साथ धीरे धीरे समंदर के उस गहरे और नीले पानी में डूब रहा था और आसमान में लाल और पीले रंग की बहुत ही खूबसूरत रोशनी बहुत ही शानदार तरीके से फैल रही थी। आर्यन ने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली और मीरा की तरफ मुड़कर एक ऐसी नजर से देखा जिसमें अब कोई डर, कोई साजिश या कोई नफरत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही गहरा सुकून था। कल का सवेरा उन दोनों के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत दिन लेकर आने वाला था, यह पक्का था। समुद्र की वे ठंडी और शांत लहरें आर्यन और मीरा के पैरों को बहुत ही प्यार से छूकर वापस उस गहरे पानी में लौट रही थीं। आसमान में डूबते हुए सूरज की वह लाल और सुनहरी रोशनी उन दोनों के चेहरों पर
एक बहुत ही खूबसूरत और नई चमक बिखेर रही थी। आर्यन ने मीरा की तरफ मुड़कर एक ऐसी नजर से देखा जिसमें अब कोई साजिश या नफरत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही गहरा और सच्चा सुकून था। कल का नया सवेरा उन दोनों के लिए एक बिल्कुल नई जिंदगी लेकर आने वाला था। आर्यन ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि जब तुमने पहली बार उस लाल जोड़े में मेरे उस अंधेरे कमरे में प्रवेश किया था, तो मैं सिर्फ एक बेबस और जिंदा लाश था। तुम्हारी उस निडरता और उस अटूट हिम्मत ने ही मेरे अंदर फिर से जीने और अपने दुश्मनों से लड़ने की वह आग पैदा की थी। अगर तुम उस भयानक और डरावनी रात में मेरे जीवन में एक नई रोशनी बनकर नहीं आती, तो मेरा सारा वजूद हमेशा के लिए इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुका होता। मीरा ने आर्यन की उन गहरी और बहुत ही ज्यादा आकर्षक आंखों में सीधे देखा और उसके चेहरे पर भी एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी सच्ची मुस्कान बहुत ही आसानी से पूरी तरह खिल उठी। उसने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया कि मैंने जो कुछ भी किया वह सब हमारी उस जरूरी और अहम डील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे हमने मिलकर बहुत अच्छे से निभाया है। अब जब हमारे सभी खतरनाक दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तो शायद अब मेरे जाने का असली समय आ गया है। यह बात सुनते ही आर्यन के चेहरे की खुशी अचानक से कुछ पलों के लिए पूरी तरह से गायब हो गई और उसके मजबूत हाथों की पकड़ मीरा के हाथों पर थोड़ी सी और भी ज्यादा सख्त हो गई। उसने बहुत ही गंभीर और सीधे लहजे में कहा कि विक्रम और उसके उन सभी लालची गुंडों को हराना हमारी इस शानदार कहानी का अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह हमारी एक बहुत ही खूबसूरत और नई जिंदगी की असली शुरुआत है। मैं तुम्हें अब इस तरह अपनी जिंदगी से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। मीरा का दिल बहुत जोरों से अपनी पूरी रफ्तार से धड़कने लगा और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यन की बात का कैसे जवाब दे। वह हमेशा से ही उस झूठे और खतरनाक समझौते को खत्म करके अपनी एक बहुत ही साधारण और आम जिंदगी में वापस जाने के सपने लगातार देखती आ रही थी, जो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन आर्यन की आंखों में जो बहुत ही गहरी सच्चाई छलक रही थी, उसने मीरा के दिमाग को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। आर्यन ने मीरा के चेहरे के उन सभी उलझे हुए भावों को बहुत ही अच्छी तरह और आसानी से पढ़ लिया और उसने एक बहुत ही शांत और गहरी सांस लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि तुम अब सिर्फ मेरी एक बिजनेस पार्टनर बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम और जरूरी हिस्सा बन चुकी हो। मुझे अब इस पूरी बड़ी और मतलबी दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी और इंसान पर इतना ज्यादा गहरा और अटूट भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, यह सच है। उसने अपनी भारी और आकर्षक आवाज में मीरा से अपना एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार वादा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए कभी भी और कोई भी मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस यह चाहता हूं कि तुम मेरे इस बड़े और अकेले साम्राज्य में हमेशा के लिए मेरी एक बहुत ही सच्ची और बराबर की साथी बनकर मेरे साथ ही पूरी मजबूती से खड़ी रहो। ये हमारा नया और हमेशा के लिए रहने वाला एक बहुत ही मजबूत और अटूट जीवन भर का समझौता होगा, जिसे हम दोनों मिलकर निभाएंगे। मीरा ने आर्यन की इन सभी बातों को बहुत ही ज्यादा शांति और गहराई के साथ अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से महसूस किया और उसकी आंखों में कुछ खुशी के हल्के आंसू आ गए। उसने आर्यन के उस मजबूत हाथ को बहुत ही ज्यादा प्यार और कोमलता के साथ धीरे से दबाया और समंदर की उन शांत लहरों की तरफ देखने लगी। उसने महसूस किया कि वह भी अब आर्यन की उस बहुत बड़ी और ताकतवर परछाई से खुद को आसानी से अलग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगले दिन सुबह आर्यन और मीरा शहर के उस सबसे बड़े और सुरक्षित अस्पताल में पहुंचे, जहां मीरा के पिता का बहुत ही सफल और बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मीरा के पिता अब खतरे से पूरी तरह बाहर थे और अस्पताल के उस साफ सुथरे बिस्तर पर बहुत ही आराम और सुकून के साथ लेटे हुए थे। आर्यन ने बहुत ही सम्मान और आदर के साथ आगे बढ़कर उनके पैर छुए
और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अब उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्रम अब जेल में है। मीरा के पिता की आंखों में खुशी और बहुत ज्यादा कृतज्ञता के आंसू आसानी से छलक आए और उन्होंने आर्यन के सिर पर बहुत ही प्यार से अपना कांपता हुआ हाथ रखा। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में कहा कि मुझे पहले लगा था कि मेरी बेटी की जिंदगी इस शादी से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तुमने उसे एक बहुत ही सुरक्षित और नई जिंदगी दी है। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि असल में मीरा ने ही मेरी जान और मेरे इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य को बहुत बहादुरी से बचाया है। अस्पताल से वापस लौटने के बाद जब उन्होंने अपनी उस विशाल हवेली में कदम रखा तो मीरा ने देखा कि वहां का सारा माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। हवेली के उन सभी डरावने और अंधेरे पर्दों को हटाकर उनकी जगह बहुत ही खूबसूरत और सफेद रंग के हल्के पर्दे लगा दिए गए थे, जो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। विक्रम और देविका के जाने के बाद इस हवेली में छाई हुई वह सारी मनहूसियत और घुटन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और हर तरफ एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। आर्यन ने मीरा को साथ लेकर हवेली के उस सबसे बड़े और खूबसूरत बगीचे में सैर करने के लिए आमंत्रित किया, जहां बहुत ही ताजे और सुंदर फूल खिले हुए थे। उसने अपने कोट की जेब से वह पुराना और कानूनी शादी का समझौता निकाला, जिसे उन्होंने अपनी उस मजबूरी और खौफनाक हालात के बीच बहुत ही डरते हुए साइन किया था। आर्यन ने बिना कोई भी पल गंवाए उस कागज को अपने दोनों हाथों से बहुत ही आसानी से फाड़कर उसके सभी छोटे टुकड़े हवा में पूरी तरह से उड़ा दिए और मुस्कुराने लगा। मीरा ने उन सफेद टुकड़ों को हवा में उड़ते हुए देखा, जो उनकी उन सभी पुरानी और खौफनाक यादों को अपने साथ हमेशा के लिए बहुत दूर लेकर जा रहे थे। आर्यन ने बहुत ही प्यार और कोमलता के साथ मीरा का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अब हमारे बीच कोई भी झूठा या कागजी रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही सच्चा और गहरा एहसास है, जिसे किसी भी कानूनी ठप्पे या किसी गंदे सौदे की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ महीनों के लंबे और खूबसूरत समय के बाद कंपनी पूरी तरह से अपनी उस बहुत बड़ी और शानदार सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम पर बहुत आसानी से पहुंच चुकी थी। बोर्ड के सभी नए सदस्य बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे, जो आर्यन और मीरा के सभी आदेशों का बहुत ज्यादा सम्मान और आदर के साथ पूरी तरह पालन करते थे। विक्रम के द्वारा किए गए वे सभी भारी और बड़े नुकसान अब पूरी तरह से भर चुके थे और उनकी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपना बहुत बड़ा नाम और सम्मान कमा लिया था। मीरा अब सिर्फ आर्यन की पत्नी के रूप में ही नहीं पहचानी जाती थी, बल्कि वह उस पूरी बड़ी और सफल कंपनी की सबसे ज्यादा तेज और होशियार कार्यकारी अधिकारी बन चुकी थी। उसकी व्यावसायिक सूझबूझ और सभी बड़े फैसलों को लेने की उसकी वह शानदार क्षमता आर्यन को भी बहुत ही ज्यादा गर्व और खुशी से पूरी तरह भर देती थी। ऑफिस के अंदर वे दोनों एक बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर टीम की तरह काम करते थे, जो किसी भी बड़ी मुश्किल को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सुलझा सकती थी। एक दिन जब वे दोनों अपनी कंपनी की सबसे ऊंची मंजिल पर बने, उस शानदार और कांच वाले ऑफिस में बहुत ही आराम और सुकून से बैठे हुए थे, तो मीरा को कुछ याद आया। उसने आर्यन से बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में पूछा कि क्या उसे आज भी वह पुरानी और खौफनाक रात पूरी तरह से याद है जब उसने अपनी उंगली को पहली बार बहुत ही हल्के से हिलाया था। आर्यन ने अपनी फाइल बंद की और एक बहुत ही चौड़ी और खूबसूरत मुस्कान के साथ मीरा की तरफ देखा। आर्यन ने जवाब दिया कि मुझे वह पल अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक हमेशा बहुत ही अच्छी तरह से याद रहेगा, क्योंकि वही वह जादुई पल था जिसने मेरी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा दिया था। मैंने जब तुम्हारी वह मजबूत और निडर आवाज पहली बार सुनी थी तो मुझे उसी वक्त यह पूरा यकीन हो गया था कि तुम मुझे इस भयानक और गहरी नींद से जरूर बाहर निकालोगी। तुमने मुझे सिर्फ इस कोमा से ही नहीं बचाया,
बल्कि मेरी पूरी रूखी और बेजान जिंदगी को भी हमेशा के लिए बचा लिया। मीरा अपनी कुर्सी से उठी और बहुत ही खूबसूरत और धीमी चाल के साथ चलकर उस बड़ी सी कांच की खिड़की के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से पूरा शहर साफ और बहुत ही प्यारा दिखता था। आर्यन भी उसके पीछे पीछे आया और उसने अपने दोनों मजबूत हाथों से मीरा को पीछे से बहुत ही ज्यादा प्यार और सुरक्षा के साथ अपनी बाहों में धीरे से जकड़ लिया। वे दोनों उस बहुत ही शानदार और ऊंचे टावर से नीचे की उस तेज और दौड़ती हुई नई दुनिया को बहुत शांति से देख रहे थे। आर्यन ने मीरा के कानों में बहुत ही ज्यादा कोमलता और प्यार के साथ फुसफुसाते हुए कहा कि हमने इस पूरी मुश्किल और खतरनाक लड़ाई को सिर्फ इसलिए जीता है क्योंकि हमारे इरादे बिल्कुल नेक और बहुत ही मजबूत थे। विक्रम की वह सारी नफरत और उसका वह भयानक लालच अंत में उसी के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया और सच्चाई की हमेशा के लिए बहुत ही शानदार जीत हुई। मीरा ने आर्यन की बात पर अपनी पूरी सहमति जताते हुए अपना सिर बहुत ही प्यार से उसके चौड़े सीने पर आराम से टिका दिया। उस रात शहर में एक बहुत ही बड़ी और शानदार चैरिटी पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें उन दोनों को मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ वहां बुलाया गया था। मीरा ने एक बहुत ही खूबसूरत और चमकती हुई लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उस रात की उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही थी। आर्यन भी एक काले रंग के बहुत ही महंगे और आकर्षक सूट में बिल्कुल एक असली और ताकतवर राजा की तरह लग रहा था, जो किसी भी दिल को बहुत आसानी से जीत सकता था। पार्टी के बड़े और विशाल हॉल में प्रवेश करते ही सभी लोगों की नजरें उन दोनों की उस शानदार और ताकतवर जोड़ी पर आकर पूरी तरह से टिक गईं और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक सन्नाटा छा गया। आज किसी की भी नजरों में कोई भी शक या कोई भी नफरत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ उन दोनों की उस महान जीत के लिए एक बहुत ही गहरी और सच्ची इज्जत थी। उन्होंने मीडिया के सभी पुराने सवालों का बहुत ही आत्मविश्वास और शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया और सभी लोगों का दिल आसानी से जीत लिया। जब संगीत की बहुत ही मीठी और सुरीली धुन उस बड़े से हॉल में बजने लगी, तो आर्यन ने अपना हाथ बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान के साथ मीरा की तरफ आगे बढ़ाकर उसे डांस के लिए बुलाया। मीरा ने भी एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना हाथ आर्यन के हाथों में सौंप दिया और वे दोनों उस बड़े डांस फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच आ गए। सभी लोग उन दोनों को इतनी ज्यादा खुशी और प्यार में डूबे हुए देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे और उनकी इस नई शुरुआत की बहुत सराहना की। आर्यन ने मीरा को बहुत ही धीरे से अपने करीब खींचा और उनकी धड़कनें उस तेज संगीत के साथ बहुत ही अच्छी तरह और एक साथ पूरी तरह से मिलने लगीं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि जब मैं उस अंधेरे कमरे में था तो मुझे कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि मुझे जिंदगी में कभी ऐसा खूबसूरत पल जीने का शानदार मौका दोबारा मिलेगा। मीरा ने भी बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि बुरे वक्त ने हमें भले ही बहुत दर्द दिया, लेकिन उसी ने हमें इस सच्चे प्यार तक भी पहुंचाया है। उनका वह खूबसूरत और शानदार डांस उस पूरी महफिल का सबसे ज्यादा आकर्षक और यादगार हिस्सा बन गया था, जिसे लोग बहुत सालों तक हमेशा याद रखने वाले थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो आसमान में बहुत सारे खूबसूरत और चमकते हुए तारे पूरी तरह से साफ नजर आ रहे थे, जो उनकी इस नई जिंदगी का एक बहुत ही शानदार जश्न मना रहे थे। वे दोनों एक साथ अपनी उस आलीशान गाड़ी में बैठे और अपने उस नए और बहुत ही खूबसूरत सफर की तरफ शांति से आगे बढ़ गए। मीरा की वह खौफनाक और जबरदस्ती वाली शादी, जो कभी उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक भूल लगती थी, आज वही शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल वरदान बन चुकी थी। एक गरीब और डरी हुई लड़की ने अपनी सूझबूझ और अपनी अद्भुत हिम्मत से न केवल अपने पूरे परिवार की जान बचाई, बल्कि शहर के सबसे ताकतवर इंसान को भी हमेशा के लिए उसका जीवन और प्यार वापस लौटा दिया था। अब उन्हें किसी भी अंधेरे या किसी भी नए तूफान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। आर्यन ने एक बार फिर से मीरा का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया
और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके माथे पर बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान के साथ एक प्यारा सा चुंबन दिया। उनकी कहानी अब सिर्फ पन्नों पर ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के आसमान और उन तारों के बीच भी हमेशा के लिए बहुत ही सुनहरे और बड़े अक्षरों में पूरी तरह से लिखी जा चुकी थी। अब उनका सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक सच्ची और मजबूत मोहब्बत के साथ एक बहुत ही खूबसूरत उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार था।